हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम पावनी है और आज हम कर रहे हैं यूकेपीएससी लोअर पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था 11 मई 2025 को, उसे सॉल्व करेंगे। और इसके साथ साथ में जो अदर फैक्ट्स और अदर जो क्वेश्चंस, पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं वो बन सकते हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो सामान्य अध्ययन पहले करेंगे, उसके बाद रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस जो हैं वो भी हमने सॉल्व किए हैं और उनके आंसर्स मैं आपको बता दूंगी यहाँ पर। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर अंतिम गतिविधि तक। तो सबसे पहले से स्टार्ट करना है अंतिम गतिविधि तक। देखिए, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे? ये कब जोड़े गए थे? ये 1976 में, जब 42nd यानी कि जब 42वां जो संविधान संशोधन था उसमें जोड़े गए थे। और आपको पता होगा मूल कर्तव्य का जो आर्टिकल है वो क्या है? 51A या 51 भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चीनी आक्रमण के कारण आपातकाल की घोषणा ये कब हुई थी? ये हुई थी 1962 के आसपास जो है चीनी आक्रमण हुआ था। और जो पहला वाला हमने देखा था 1976 है। ठीक है, हमें ये क्रोनोलॉजी बतानी है। ठीक है, कालानुक्रम बताना है, इसलिए हमें ईयर्स लिख रहे हैं। सूचना का जो अधिकार अधिनियम है वो आपको पता होगा कब आया था? 2005 में। फिर पंचायती राज के लिए जो 73वां संविधान अधिनियम संशोधन अधिनियम था वो कब आया था? 1992 में, और इसको लागू कर दिया गया था 1993 में। इसकी डेट्स भी जो हैं वो हमने कर ली हैं। सो हमारा जो आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है? देखिए, पहले 2 है फिर 1 है, यानी कि सबसे पहले कौन सा हुआ था? ये। ठीक है, सो 2 कौन सा हो गया हमारा? ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद में 1 है जो कि 1976 है, फिर पंचायती राज, और उसके बाद जो लास्ट आया ये। आप इसको कैसे कीजिए, जब भी आपको इतनी सारी चीजें नहीं पता हो सो एलिमिनेशन से जाइए हमेशा। ठीक है, आपको मूल कर्तव्य हमेशा पता रहते हैं। तो 1996 में जोड़े गए थे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम कहते हैं ना। और ये आपको पता होगा सूचना का जो अधिकार अधिनियम है ये तो हाल ही में यानी कि कंटेम्प्रेरी टाइम का है, यानी कि 2005-2000 के बाद का डेवलपमेंट है। तो देखिए, तीसरा जो है वो लास्ट में, ये सब तो पहले हो ही चुके हैं, वो सिर्फ बी में आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना था? एलिमिनेशन से इसको करना था। लेकिन फिर भी ये सभी जो है वो पिछले कुछ पेपर्स में यूकेपीएससी ने पूछा था, इसलिए ये सारे आपको क्रोनोलॉजी में उन्होंने दे दिए थे। जो अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत किया गया है। देखिए, उल्लेख इसका किया गया है, ये क्या है? हमारे जो डीपीएसपीस है उसका अनुच्छेद 44 है, ये हमने किया था। और उसके बाद जो उत्तराखंड एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। देखिए, पहला राज्य मैंने आपको पहले भी करंट अफेयर्स में बताया था कि जो गोवा है उसमें भी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो पुर्तगाली टाइम पे ही लग गया था। सो जो भारत का जो उत्तराखंड पहला राज्य बना है वो आफ्टर इंडिपेंडेंस बना है। आफ्टर इंडिपेंडेंस मीन्स स्वतंत्रता के बाद जो है हम सबसे पहले राज्य बने हैं समान सिविल संहिता को लागू करने वाले। और स्वतंत्रता से पहले ऑलरेडी गोवा कर चुका था पुर्तगाली टाइम पर। ठीक है, तो अगर ये उन्होंने उस हिसाब से सेट किया है, क्यों? क्योंकि इसी का क्वेश्चन जो है ना वो आगे पूछा गया है कि स्वतंत्रता के बाद जो है वो उत्तराखंड पहला राज्य बना है। तो इसी के साथ में एक इसी पर ही दूसरा क्वेश्चन भी इसी के आगे बना है, तो उसकी वजह से ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, सो अभी के लिए ये आंसर कौन सा है? केवल एक ही सही है। ठीक है, क्योंकि इसी पर एक दूसरा क्वेश्चन पूछा है, उसमें मैं आपको बताऊंगी, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा ए जो है वो सही बनता है। वैसे न्यूज़ में जो है बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में ऐसा ही लिखा है, कौन सा? उत्तराखंड जो है एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। उसमें भी ऐसा नहीं बताया गया कि स्वतंत्रता के बाद या कब। ठीक, सो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है इस हिसाब से। तो आप ये देखिए, केवल एक ही सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान का प्रावधान व उसका स्रोत सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं है। देखिए, संसदीय व्यवस्था जो है ब्रिटेन से हमने उनका जो संविधान था उसमें से जो है उसके प्रावधान लिए हैं। मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी ठीक है। मौलिक कर्तव्य जो है सोवियत संघ, जो पहले यूएसएसआर जिसको कहते थे, उससे लिए थे। लेकिन जो ये राज्य के नीति निदेशक तत्व है, ठीक है, ये पहले भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। ये साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका से नहीं, बल्कि हमने लिए हैं आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड, आप इसको ऐसे कर लीजिए, आयरलैंड से। अगली बार के लिए आपको ये याद रखना है। ठीक है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ये जो है प्रावधान कुछ वहां से लिए गए हैं, जो डीपीएसपीज हैं उनके लिए। और ये पहले पीवाईक्यू ऑलरेडी पूछा जा चुका है, यूकेपीएससी में ही पूछा गया था, इसीलिए क्वेश्चन आपको सही करना था वहां पर। फोर्थ है, संवैधानिक संशोधन एवं उनसे जुड़े प्रावधानों को सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित करना है। तो सूची 1 और 2 है, जैसे प्रथम संशोधन जो है वो आपको पता होगा, प्रथम जो है वो नवी जो अनुसूची है उसमें जोड़ी गई थी। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं 1 के हिसाब से हमारा क्या होता है। एक्चुअली ये हमें सभी वैसे आते होंगे, ये आपको ये वाला भी आता होगा, लेकिन फिर भी 1 के हिसाब से हम कितना एलिमिनेट कर पा रहे हैं?
एक का 3 कहाँ कहाँ पर मैच है, देखिए एक का 3 एक तो सी वाले ऑप्शन में है और एक डी वाले में, यानी कि ये दोनों तो हमारे ऑलरेडी कट गए। उसके बाद हमें याद आता है जो 10वीं अनुसूची है उसको कब जोड़ा गया था, ये हमें याद रहता है कौन सा, क्योंकि ये यूकेपीएससी के ही क्वेश्चन है जो पहले पूछे गए थे। सो ये है 52वां जो संशोधन था, उसमें 10वीं जो है अनुसूची जोड़ी गई है, वो आपको पता होगा डिफेक्शन के लिए है ये। सो सी के साथ में 4 कहाँ पर है, सी के साथ में 4, देखिए हमारे पास जो ऑप्शन है इस वाले में सी के साथ में 2 आ गया, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया, तो हमारा बचता आंसर एक ही है जिसमें ये है। अगर आपको ये 21वां 61वां नहीं भी आता था फिर भी आप क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन अगले बार के लिए हम इन्हें याद कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन फिर अब पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन सा, जो 61वां संशोधन था उसमें हमारा क्या होगा, डी का जो है उसमें 2, यानी कि जो मतदान की करने की आयु जो है वो क्या कर दी गई थी, 21 से जो है वो 18 वर्ष कर दी गई थी। और ये एक्चुअली ये क्वेश्चन कहाँ है, यूपीपीएससी में बहुत बार इसको पूछा गया। ठीक है, यूपीपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, ये सब ये वाला संशोधन वहाँ पर बहुत बार पूछा गया। ठीक है, और जो 21वां संशोधन है वो भी आपको याद रखना है, उसमें जो है क्या किया गया था, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। देखिए ये आपको याद नहीं रहता, कोई बात नहीं, फिर भी हमारा आंसर निकल रहा है यहाँ से। ठीक है, अगला है, यहाँ पर भी सूची 1 है, सूची 2 से मिलान करना है, ये भी हमें याद रहता है, ये भी बहुत आसान होगा आपके लिए। कौन सा, जैसे देखते हैं, हमें जनजातीय सलाहकार परिषद का, मान लीजिए आपको नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन जो राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है ये बहुत बार यूकेपीएससी ने पूछा है। सो ये होता है चौथी जो अनुसूची है उसमें ये है। देखते हैं अभी बी का 3 किस में मिल रहा है, हमारा बी का 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं। उसमें से भी क्या हमें कुछ और पता है, हमें भाषाओं वाला पता रहता है कौन सी अनुसूची है, वो 8वीं अनुसूची होती है। तो सी का मिलान अगर हम 4 से करें तो क्या हो जाएगा, सी का मिलान 4 के साथ में सिर्फ इसी ऑप्शन में, यानी कि ये वाला भी हमारा कट गया, तो हमारा क्या आया, डी हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत सोचना था, एक दो ऑप्शन जो है वो आपके एलिमिनेट हो सकते थे। कौन कौन से हो सकते थे, देखिए आप 1934 यहाँ पर आपको दिया गया है, थोड़ा हिंट दिया गया है, ये पुस्तक 1934 में मनमोहन सिंह जी तो नहीं लिख सकते थे, क्योंकि जो है आप देख सकते हैं वो अभी तक भी यहाँ पर कंटेम्प्रेरी टाइम, पिछले साल ही जो है उनका निधन हुआ है। ठीक है, सो इतना लंबा उनका टाइम पीरियड नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर आप एक ये एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, आपको इनका भले ही नहीं पता हो, लेकिन जो एम विश्वेश्वरैया जो है वो थोड़ा बहुत आप सोच सकते थे कि उन्होंने जो है इकोनॉमी पर कुछ काम किया था। अगर आप प्लानिंग कमीशन और जो बात लेटर टाइम्स की चीज़ें आप पढ़ेंगे, उनके नोट्स पढ़ेंगे, तो तब आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में वहाँ से पता चलता है। इकोनॉमी की, जब इकोनॉमी की हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तब हमें इनके बारे में पता लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ये आपको नहीं आता था आप इसे छोड़ सकते थे। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें जो आते नहीं थे, कोई बात नहीं। ठीक है, निम्नलिखित आरबीआई के गवर्नरों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है, अतीत से वर्तमान। देखिए अतीत से वर्तमान जो है वो मुझे लगता है कि आपको ही पता होगा कौन कौन से जो आपने सुने होंगे। एक है सी रंगराजन और एक है विमल जालन, इनकी जो है इंपॉर्टेंट कमिटी समितियां भी बनाई गई थी। ठीक है, सो इस वजह से भी आपको थोड़ा बहुत इनका पता होगा आइडिया। सो ये भी आपको पता होगा कि उनसे पहले, इनसे पहले जो है, यानी कि पहले कौन आ चुके थे, सी रंगराजन, अगर आपको पता होगा इन दोनों का, यानी कि ये इनसे पहले आ चुके थे। तब भी आप देख सकते हैं जहां पर जो 2 है वो पहले आना चाहिए 3 से, कहां पर अगर कहीं पर 2 जो है 3 से पहले, या फिर 3 अगर 2 से पहले आ गया तो उसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर एलिमिनेट हो रहा है, यहाँ पर भी 3 2 से पहले आ जा रहा है, देखिए। ठीक है, सो यहाँ पर आपको करना क्या था, इन दोनों से ही आप थोड़ा बहुत जो है 2 जो है उनको एलिमिनेट कर सकते थे, इन दोनों को। फिर उसके बाद में जो हमारा आंसर है वो मैं आपको बता देती हूँ। असल में चौथे ये नहीं थे, कौन, एनसी सेन गुप्ता, ये आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते थे कि हाल ही में नहीं थे ये। सेन गुप्ता जो है वो हमने अभी हाल ही में नहीं देखे, हमने शक्तिकांत दास देखे, उनसे पहले हमने उर्जित पटेल देखे, उसके पहले हमने रघुराम राजन जी देखे। ठीक है, सो ये कुछ नाम थे, ये हमने वहाँ हाल ही में नहीं देखे, तो इनसे बाद में तो हमने ये देखे। सो वो एक ही ऑप्शन में यहाँ पर बनता है, वो यहाँ पर। ठीक है, ये 1 4 2 3 आपका बिल्कुल सही बैठेगा। देखिए आंसर की आपने बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी देख ली होगी, मैं बस आपको बता रही हूँ कि आप थोड़ा बहुत अगर आइडिया लग सकता है, अगर आपको और क्वेश्चंस नहीं आते हैं कुछ, तो इनमें आप थोड़ा बहुत सोच सकते हैं इस तरीके से। आप लोगों के डाउट्स भी आ रहे थे कि आखिर हम क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करें अगर हमें एक आध ऑप्शन भी थोड़ा बहुत आइडिया हो, सो उस बिहाफ पे मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, निम्न का मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में जो है सही उत्तर दीजिए। तो सही उत्तर देना है हमें, ये मैंने आपको बताया था कि SDG 6 का आप करके जाइए, क्योंकि इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट आई थी। SDG में उत्तराखंड का जो स्थान है वो फर्स्ट आया था, केरल का भी फर्स्ट था। ठीक है, उत्तराखंड और केरल फर्स्ट आए थे, इनका स्कोर आया था 79। ठीक है, 79 इनका स्कोर आया था। और उसके साथ मैंने आपको बताया था कि SDG 6 में हमने और SDG 7 में हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, सो यहाँ पर साफ पानी और स्वच्छता को लेकर हमने अच्छा परफॉर्म किया था। ठीक है, सो ये इसी से मिलेगा। और SDG 6 का अगर आपको याद होगा थोड़ा बहुत, तो एक इसमें मिलता है
1 का ए जो है इसमें है और इसमें है, ठीक है। सो हमारे 2 ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जा रहे हैं। और अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि जो जलवायु कार्यवाही है, ठीक है, जलवायु कार्यवाही, ये भी हमारे हमेशा न्यूज़ में रहता है और ये है आपका कौन सा, SDG 13 जो है वो है, ठीक है। सो SDG 13 जो है वो मिलना चाहिए आपके डी से, यानी कि 2 मिलना चाहिए डी से, और वो आपको इसमें नहीं है, वो किस में है, 2 डी से यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। असल में ये क्वेश्चन जो है मैं आपको बता रही हूँ क्यों सेट किया गया था। ये क्वेश्चन सेट ही इसलिए किया गया था ताकि आपको ये पता हो कौन सा, अगर आपको ये भी आपने न्यूज़ में नहीं सुना ना, SDG 6 नहीं सुना कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये जलवायु कार्यवाही को लेकर आपको पता होना चाहिए, और वो एक ही ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो है 2 का डी, ठीक है। सो जलवायु से रिलेटेड जो चीज़ें हैं आजकल बहुत सेंसिटिव हैं, इसलिए ये आपको पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट, थोड़ा बहुत एग्जामिनर का आप माइंडसेट जो है वो समझने की कोशिश कर सकते हैं इनके साथ में। भारत के केंद्रीय बजट जो 2025 और 26 के अनुसार जो है वो 2025-26 की अनुमानित जो राजकोषीय घाटा है वो कितना है, ये भी हमने करंट अफेयर्स में कर लिया था जब मैंने आपको केंद्रीय बजट के बारे में बताया था। एक वीडियो बनी हुई है प्लेलिस्ट में, और अपर पीसीएस के लिए आप वो जरूर करके जाइए, ठीक है। बी जो है 4.4% जो है इसका आंसर है। जीडीपी का कितना, 4.4%, ठीक है, ये है। और फिर है SS तारापुर समिति, अगली बार के लिए इसका जो ईयर है वो आपको याद रखना है, मैचअप में आ सकता है, कब है, 1997। SS तारापुर कमेटी, और किस लिए बनाई गई थी ये, वो भी आपको याद रखना है, मैं आपको बता रही हूँ। इनकी जो सिफारिशों के परिणाम स्वरूप जो है भारत ने पूर्ण हासिल की है, अच्छा हासिल की है बोला है ना, सो भारत ने पूर्ण तरीके से हासिल कर ली है, ठीक है। इनका सेंस यही बनता है इसमें कि कुछ तो हमने हासिल कर लिया है, वो क्या है, चालू खाता परिवर्तनीयता, ठीक है, चालू खाता हो सकता है, ठीक है, चालू खाता हमने कर लिया है। वैसे करंट जो अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है उसकी बात कर रहे हैं, और जो पूंजी खाता परिवर्तनीयता है ना वो हमने अभी तक अचीव ही नहीं किया है, ठीक है। ये हमने इवन इसको हम शायद इतने जल्दी करे भी ना, ठीक है। पूंजी खाता परिवर्तनीयता की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ में आ सकती है। असल में इसके लिए जो है कुछ क्राइटेरिया जो है हमें फुलफिल करने पड़ेंगे, यानी कि कुछ जो क्राइटेरिया है वो हमें, जैसे हमें पर्टिकुलरली जैसे जीडीपी कितना बढ़ाना पड़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी होनी चाहिए, इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए, वो हमको सब कुछ देखना पड़ेगा। हमको अपने एक्सपोर्ट यानी कि जो निर्यात हैं उनको कुछ हद तक बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये करने के लिए हमें करना पड़ेगा, तो ये तो हमने पूर्ण तरीके से हासिल अभी नहीं किया। अगर आपने इकोनॉमी का स्टैटिक पार्ट किया है ना, तो आप इसके नुकसान जान सकते हैं कि अगर एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी कोई नहीं है, और अगर है भी और फिर भी हमने इसके क्राइटेरिया फुल किए बिना इसको कर दिया, तो क्या हालत हो सकती है। कुछ एशियन इकोनॉमीज जो है वो इसी की वजह से गिरी भी थी, बहुत नेगेटिव ग्रोथ में उनकी गई थी, जैसे आप देख सकते हैं उधर थाईलैंड, और इनकी हालत ऐसी हुई थी एक टाइम पर। सो ये तो आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि ये नहीं कर सकते हम। सो आई थिंक इसका आंसर जो है वो ए बनना चाहिए मेरे मुताबिक, ठीक है। सो केवल एक जो है, असल में जो है इन्होंने जो है तारापुर समिति ने जो सिफारिश की थी ना, वो की थी इस बारे में, किस बारे में, पूंजी खाता परिवर्तनीयता के बारे में इन्होंने सिफारिश जो है वो जरूर की थी कि इसे कर देना चाहिए, और कुछ हमें क्राइटेरिया भी बताए थे कि क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए, लेकिन अभी तक जो है हमने इसे हासिल तो नहीं किया है, ठीक है। सो इसलिए मेरे हिसाब से आंसर आपका ए बनना चाहिए, ठीक है। मुद्रा योजना के अंतर्गत योजनाएं हैं, मुद्रा योजना के अंतर्गत आपने सुना होगा इसे बहुत बार न्यूज़ में, शिशु किशोर तरुण, ठीक है, शिशु किशोर, वृद्ध, वृद्ध तो नहीं है यहाँ पर, वृद्ध से और युवा से आपका ये एलिमिनेट हो रहा है। हमने जो न्यूज़ में सुना रहता है वो ज़्यादातर शिशु किशोर और तरुण सुना रहता है। जब आप MSME पढ़ते हैं ना, तब आपको ये सब चीज़ें वहाँ पर पढ़नी है, स्टैटिक पार्ट में ये पढ़ना है, ठीक है। अगर नहीं भी आता था कोई बात नहीं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई है, सो कब की गई है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, न्यूज़ में भी हमने देखा था 1982, ठीक है, या फिर हमने ये किसी पेपर में सॉल्व किया था 1982 में, ठीक है। ये नाबार्ड है बेसिकली, क्या है, नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड ऐसे भी लिखते हैं इसे। निम्नलिखित में से किस समिति ने लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को अपनाने का सुझाव दिया, लचीली मुद्रास्फीति, ठीक है। सो इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं हम, और जो फ्लोटिंग इन्फ्लेशन है उसकी बात कर रहे हैं, तो ये तो कहा था उर्जित पटेल समिति ने, ठीक है। रघुराम राजन समिति जो है उन्होंने जो है वो फिक्स्ड रेट को अपनाया था ज़्यादातर, ठीक है, ये फिक्स्ड मीडियम टर्म जो है उसको रखते थे। और NK सिंह समिति जो है, आपने वो फाइनेंशियल कमीशन, जो फाइनेंस कमीशन है उसके हेड रहे हुए हैं हमारे, ये भी आपको याद रखना है। और फाइनेंस कमीशन से आपको फाइनेंस कमीशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ के जानी है इस बार जो है, जैसे हमारे हेड बन गए हैं अरविंद पनगरिया, वो भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। जो रेड्डी समिति है, हम इतना इनके बारे में शायद हमने ना सुना हो, हम दोनों में कंफ्यूज कर सकते थे, इसमें और इसमें, लेकिन उस टाइम पर अगर कभी आप न्यूज़ फॉलो करते होंगे तो आपने देखा होगा फिक्स्ड मीडियम टर्म जो है रेट इन्फ्लेशन के लिए फॉलो किया जाता था। सो रिकमेंड किसने किया था, उर्जित पटेल समिति ने। केंद्रीय बजट 2025 से 26 की जो मुख्य थीम थी वो क्या थी, देखिए आत्मनिर्भर भारत आप एलिमिनेट कर सकते थे, ये बहुत पहले यानी कि जब 2000 कोरोना के बाद का जो बजट आया था उसके टाइम पर ये टर्म बहुत
प्रचलित हुआ था, ठीक है। जन विश्वास ऐसा नहीं था। इस बार का जो थीम था वो क्या था, सबका विकास। तो ऐसे आप कुछ कुछ एलिमिनेट करके ऐसे निकाल सकते हैं आंसर, लेकिन कंफ्यूज फिर भी आप कर सकते थे, ठीक है। और इनके लिए मैं आपको बताऊंगी कि आप कितने क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने चाहिए कि आपके मार्क्स नेगेटिव में ना जाए। जैसे 1/4 मार्किंग है, यूकेपीएससी में तब भी हालत ठीक रहती है, 1/4 मार्किंग नेगेटिव है ना। भारत में आकांक्षी जिला कार्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकांक्षी जिला जो कार्यक्रम है वो आपको पता होगा, ये 2015 का नहीं है, ये तो अभी हाल ही में 2018 का है, ठीक है। और ये नीति आयोग के द्वारा जो है वो लाया गया था, नीति आयोग। और इसमें जो है उद्देश्य जो है अभी प्रेजेंटली हम 112 जिलों को लगभग लगभग टारगेट कर रहे हैं, 112 जिलों को। तो 100 नहीं है, ये दोनों ही ठीक नहीं है, तो ना तो 1 है और ना ही 2 है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है उच्च न्यायालय स्थायी बेंच सही सुमेलित नहीं है। अभी स्थायी बेंच की भी बात कर रहे हैं, और एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत ऐसा है कि देखने लायक है। इसको हम देख सकते हैं, जैसे कर्नाटक धारवाड़ वैसे ठीक है। एक्चुअली कर्नाटक की जो परमानेंट सीट है ना, अगर परमानेंट सीट की बात करें वो है बेंगलुरु के में, ठीक है। परमानेंट सीट अगर आप सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उसमें जाकर देखें तो परमानेंट अगर स्थायी बेंच की बात कर रहे हैं तो वो तो बेंगलुरु में है, ठीक है। उसके हिसाब से ये क्वेश्चन कुछ सही नहीं बैठ रहा है। सो एक मध्य प्रदेश का आपको थोड़ा लग सकता है, फिर भी हम इनके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कर्नाटक की जो स्थायी बेंच है वो बेंगलुरु में भी है, ठीक है, बेंगलुरु में है। जबकि जो इसकी कुछ सब बेंचेस हैं वो धारवाड़ में, और एक मिल जाएगी आपको गुलबर्गा में, ठीक है, गुलबर्गा में। ये अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता था ना, कोई बात नहीं, इसमें इसको आपको शायद पता भी नहीं हो, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए हैं। ऐसा पूछा गया है कि जो है एक हाईकोर्ट जो है बहुत सारे स्टेट्स के लिए हो सकता है, नहीं 2 या 2 स्टेट्स के लिए हो सकता है, लेकिन इस तरीके के बेंचेस के बारे में नहीं पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन एनडीए में पूछे जाते हैं या फिर सीएपीएफ में पूछे जाते हैं, वहाँ पर रेलवे स्टेशन वगैरह के बारे में भी पूछा जाता है। जो राजस्थान है उसकी एक स्थायी बेंच तो नहीं, सब बेंच आप कह सकते हैं। स्थायी जो बेंच है, परमानेंट सीट जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर दी है, वो दी है आपकी जोधपुर, ठीक है, जोधपुर। और यहाँ पर लेकिन एक बेंच बैठती है जयपुर में भी, ठीक है। बॉम्बे का जो है वो मेन मुंबई में है, ठीक है, मुंबई में। और नागपुर, औरंगाबाद और पणजी जो है वहाँ पर भी इसकी कुछ बेंचेस हैं। और मध्य प्रदेश जो है उसके जो भोपाल, ये वाला अगर इनको ठीक करना होगा तो आंसर शायद यही होगा इस क्वेश्चन का, अगर वो आंसर की बनाते हैं तो मध्य प्रदेश और भोपाल, ठीक है। लेकिन जो इसकी बेंचेस हैं, परमानेंट जो सीट है वो आप याद रख सकते हैं, वो जबलपुर, और फिर सीट्स जो है सब सीट्स वो कहाँ पर है, ग्वालियर, इंदौर, इन जगहों पर भी हैं, ठीक है। जो भोपाल है वो शायद अगर बनाना है तो रॉन्ग वो ये बना सकते हैं, यानी कि नहीं सुमेलित है में, शायद इसका आंसर ये हो सकता है, ठीक है। आई मीन डाउट कि ये क्वेश्चन ऐसे सेट कैसे किया गया, ठीक है। सो परमानेंट जो स्थायी बेंच है ना, उसकी इंग्लिश ही बनती है परमानेंट सीट, ठीक है। परमानेंट सीट में जो है ऑफिशियल वेबसाइट को अगर आप देखें तो उसमें परमानेंट सीट में ये दिए गए हैं, जैसे बेंगलुरु, मुंबई और जोधपुर, ठीक है, इस तरीके से। पश्चिमी घाट की जो निम्नलिखित चोटियां हैं उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन हमने देखा तो था, लेकिन उस हिसाब से नहीं देखा था कि ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाते। असल में ये नाम जो है आरो में पूछे गए थे, कौन से, कुद्रेमुख, सलहेर। फिर भी हम इतना शायद इनके बारे में नहीं पढ़ते कि कौन सा डिसेंडिंग है, असेंडिंग है, अवरोही क्रम में ज्यादा। महाबलेश्वर, हमें इनका शायद हाइट इतनी पता नहीं हो पाती, ठीक है। फिर भी इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता देती हूँ, ये जो है आपका ए आंसर इसमें है, यानी कि सबसे जो बड़ा जो पीक है यहाँ पर, चोटी है, वो है कुद्रेमुख, ठीक है, कुद्रेमुख है। और फिर उसके बाद है आपकी पुष्पागिरी है, ठीक है, पुष्पागिरी। और फिर है आपकी कौन सी, सालहेर, और फिर है महाबलेश्वर, ठीक है। सो ये आ जाएगा। ये आपको याद नहीं था, कोई बात नहीं, क्योंकि इस तरीके का आप हाइट शायद ना भी पता कर पाए ना। कुद्रेमुख के बारे में एक दो चीजें वैसे याद रखनी है आपको। जो ये कुद्रेमुख है, कर्नाटक की जो 3 इंपॉर्टेंट बड़ी चोटियां हैं ना, उनमें से एक है, ठीक है। सो 3 इंपॉर्टेंट बड़ी चोटियां, एक है जो सबसे ज्यादा जिसकी हाइट बता रखी है, वो मैं आपको हिंदी में लिख देती हूँ, वो है मुलाय गिरी, ठीक है, मुलाय गिरी, ठीक है। मुलाय गिरी भी आपको याद रखना है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पीक ऑफ इंडिया। और कर्नाटक की, इसको मैंने हाइट सर्च की थी तो इसमें सबसे ज़्यादा हाइट इसकी बता रहा था। फिर उसके बाद कुद्रेमुख और पुष्पगिरी कहीं है, ठीक है। सो ये वेस्टर्न घाट से रिलेटेड है, आपको ये पीक्स याद रखनी है। ये सारी वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट से रिलेटेड है ये सभी पीक। और सलहेर के बारे में हमने देखा था, सलहेर जो है वो महाराष्ट्र की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है आफ्टर कालसूबाई। कालसूबाई सबसे पहले है महाराष्ट्र की, और फिर है सलहेर, ठीक है। इतना आप याद रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कितना ही याद कर लेंगे हम हाइट वाइज। फिर जो पूर्व में है, पश्चिम की ओर स्थित लोहा इस्पात संयंत्र, ठीक है, निम्नलिखित अनुक्रमों में कौन सा एक सही है बताना है। सो देखिए, अगर आपको राज्य पता है ना, अगर ये कहाँ कहाँ है, क्योंकि ये हमने देखे होते हैं ऑलरेडी, तब आप इसका, आपको नक्शा पता है अगर, तब आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे ये दुर्गापुर जो है ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है, देखिए पश्चिमी बंगाल में पड़ता है दुर्गापुर। जो राउर किला है वो
ओडिशा में पड़ता है, उड़ीसा में, ठीक है। जमशेदपुर आपको पता होगा ये झारखंड में पड़ता है, ठीक है। भिलाई जो है ये हमने ज्योग्राफी की क्लास में भी डिस्कस किया था, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। सो हमने जब रैपिड रिवीजन किया था हमने भिलाई के बारे में हमने बात की थी वहाँ पर, ठीक है। छत्तीसगढ़ में ये पड़ता है। तो इसके हिसाब से अगर हम नक्शे में देखें तो हमने कहीं पर यहाँ पे वेस्ट बंगाल दिखता है, फिर उसके ऊपर थोड़ा यहाँ झारखंड हो गया, इधर आपको उड़ीसा मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कहीं आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लगाने की कोशिश करें थोड़ा बहुत, तो हमें किस हिसाब से करना है इसे, करना है हमें पूर्व से पश्चिम की तरफ को। तो सबसे पहला पूर्व में जो है वो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर वेस्ट बंगाल आपको दिख रहा है। वेस्ट बंगाल में कौन सा है, दुर्गापुर, ठीक है। सो सबसे पहला पूर्व में जो है वो हमें दुर्गापुर कहाँ कहाँ पर दिख रहा है, सब में दुर्गापुर है, देखिए। इससे आप दुर्गापुर, यहाँ पर भी दुर्गापुर, आप एलिमिनेट नहीं कर सकते इससे, ठीक है। सो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर जमशेदपुर है, दोनों में, यहाँ पे राउरकेला और भिलाई है, ठीक है। फिर हमको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नक्शा अगर याद रहता है तो हमें थोड़ा झारखंड इस साइड दिखेगा, उड़ीसा थोड़ा आपको यहाँ पेनिनसुला में इधर साइड दिखेगा। जो दूसरा हम देख सकते हैं वो थोड़ा बहुत हम दो एलिमिनेट कर सकते हैं। मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ ना, हम थोड़ा बहुत देखने वाले हैं कि हम कितने अंदाजे से क्वेश्चन जो है, हमें अगर 50% भी वो क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें हम एलिमिनेट कर पाते हैं कुछ कुछ ऑप्शन, वो हम देखेंगे कितने क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा छत्तीसगढ़ इस साइड दिख रहा है, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ यहाँ दिख रहा है। तो छत्तीसगढ़ में हमने देखा कौन सा है, भिलाई है। भिलाई लास्ट में 2 ऑप्शन में है, ठीक है। कौन कौन से कर रहे हैं हम, अगर आप लोग एडवांस लेवल पर ऑलरेडी कर चुके हैं ना, सो आपको इतना देखने की जरूरत नहीं है, आप लोग स्किप कर सकते हैं। जो अभी बेसिक जिन्होंने पहला अटेम्प्ट दूसरा अटेम्प्ट वो दे रहे हैं, सो उनके लिए मैं इतना डिटेल में ये बता रही हूँ कि आप किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। बाकी लोग आप स्किप करके आगे आंसर्स देख लीजिए डायरेक्टली। और यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ आपको मिलेगा, छत्तीसगढ़ वैसे इस शेप में है लेकिन वो आपको यहाँ वेस्ट में ही दिखेगा, इन सबके के वेस्ट में, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के वेस्ट में यहाँ पर कहीं दिखेगा, ठीक है। भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में पड़ता है, भिलाई जो है लास्ट में आपको यहाँ पर 2 में ही मिल रहा है, यानी कि हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं, ठीक है। फिर अगर थोड़ा बहुत जो रूरकेला है आपको पता होगा, ये और जमशेदपुर, रूरकेला के बारे में हम पढ़ते हैं वैसे, पता होगा तो ठीक है, अदरवाइज फिर भी आप 50-50 पर पहुंच रहे हैं। इस बात को आप याद रखना, 50-50 वाला आप, ठीक है। अभी जैसे कुछ ऑप्शंस होते हैं, कभी कभी आप ये कर सकते हैं, इनको दोनों को होल्ड पर रखें और लास्ट पेज में लिख दीजिए 18 का या तो ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है, ठीक है, या फिर बी हो सकता है। 18 का ए या बी में से कुछ हो सकता है, अगर यहीं पर आप रोकना चाहते हैं इसे। अदरवाइज थोड़ा आप देखें तो ये कैसे हो सकता है, ये इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर है बी, ठीक है। दुर्गापुर, रूरकेला, जमशेदपुर और भिलाई, ये ईस्ट टू वेस्ट है, यानी कि यहाँ पर अगर ये ईस्ट है और ये वेस्ट की तरफ हम ऐसे जा रहे हैं, वेस्ट बंगाल से इधर को, ईस्ट से वेस्ट ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है बहुत बार, पूर्व से पश्चिम है, पश्चिम से पूर्व है, कैसे दिया हुआ है, ठीक है। कई कई बार ऐसी सिली मिस्टेक्स भी हो जाती हैं और फिर हम देखते हैं कि हमने तो निकाला अच्छा था लेकिन टिक गलत कर दिया, ठीक है। 19 जो है उसमें भी सूची है और परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये हम पढ़ते ही हैं वैसे नॉर्मली। जैसे तारापुर है, अगर आपको तारापुर या फिर ये आपने सुने होंगे, कैगा शायद आपने ना सुना हो, काकरापार, ठीक है। कुडम आपने जरूर सुना होगा, ये जो है वो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से भी न्यूज में रहता है। ये कहाँ है, तमिलनाडु में। कुडनकुलम जो है वो तमिलनाडु में से मैच कर रहा है, यानी कि सी का 3 होना चाहिए, सी का 3 जो है इन दोनों में ही है, तो यानी कि ये दोनों हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए हैं क्वेश्चन में, ठीक है। जब ये एलिमिनेट हो गए, फिर एक हम इंपॉर्टेंट और पढ़ते हैं, तारापुर, ठीक है। तारापुर जो है ये आप वैसे भी जगह का नाम है महाराष्ट्र में, तारापुर जो है महाराष्ट्र में है, तो ए का हमारा मैच होना चाहिए 2, ए का मैच जो है इसमें तो नहीं है, सो हमारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अगर आपको 1-2 भी पता है तो भी आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगले बार के लिए आपको याद रखना है, जो काकरा पार है वो कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। और कैगा जो है वो कहाँ पर है, कर्नाटक में, ठीक है। कैगा जो है कर्नाटक में है, काकरा पार गुजरात में। ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र, देखिए परमाणु जो है वो एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड जितनी चीजें होंगी ना आपको पढ़ के जानी है, न्यूज में जो आएगा या स्टैटिक पार्ट में भी जो भी आप पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभी कथन ए और दूसरे को आर कहा गया है, यानी कि उसका रीजन कहा गया होगा, उसका कारण क्या है, ठीक है, कारण आर कहा गया है। हिमालय में समृद्ध जैव विविधता है, हाँ ये है। और हिमालय में विविध जलवायु परिस्थितियां और ऊंचाई में भिन्नताएं हैं, हाँ है। ऊंचाई भी वैराई कर रही है और क्लाइमेट भी वैराई कर रहा है, ठीक है। वो विविध वनस्पति और जीवों का कारण बनती है, हाँ हाँ, विविध वनस्पति और जीवों का कारण बनती है। आपको पता होगा कि जो हिमालय है वहां पर बहुत सारे बायोजोग्राफिकल जो जोन्स हैं, बायोजोग्राफिकल जोन्स का जो है कन्वर्जन होता है, ठीक है। जिसकी वजह से आपने जो है वो पढ़ा होगा कि हिमालय में बहुत सारी वनस्पतियां और जीवों में जो है विविधता पाई जाती है। तो इसका क्या हो गया, इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, और ये जो है इसका कारण भी सही है कि ए का जो कारण है वो ये 2 हो सकता है, जो आर है ना इसका बिल्कुल कारण भी ये सही है। तभी आपको कौन सा लगाना है, ए भी सही है और आर भी सही है, दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। जब जो है ये दोनों सही हो लेकिन इनमें से ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा हो, तब आपको जो है वो पहला ऑप्शन चूज करना होता है जिसमें आर दोनों सही है लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। कई बार ऐसे भी देते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो बिल्कुल ठीक ठाक बैठ रहा है हमारा क्वेश्चन कि ए भी सही है आर भी, और लेकिन वो उसकी सही व्याख्या भी करता है, ठीक है।
हिमालय के बारे में जितनी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट पीक्स भी आपको याद करके जाने हैं, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में जो है कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स पड़ते हैं, जैसे नंदा देवी वेस्ट जो सबसे ज़्यादा ऊंचा है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन इसी बार बना हुआ है। ठीक है, सो भारत माला परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत माला परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है देश के विभिन्न हिस्सों में संरचनात्मक भिन्नताओं को समाप्त कर जो है सड़क परिवहन दक्षता को बढ़ाना है। ठीक है, ठीक लग रहा है, एम जो है वो ठीक ठाक है, जो हम पढ़ते हैं वही इसका मेन मुद्दा है। जो भारतमाला परियोजना है भारत की सीमाओं के साथ साथ ठीक है राजमार्गों का विकास भी शामिल है, ताकि जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको भी बढ़ावा मिल सके। सो ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहां पर जो है जब आप देखेंगे फेज 1 का जो वेबसाइट खोलेंगे ना, उस टाइम पे कहा गया है कि जो बॉर्डर इलाके हैं उनका भी क्या करना है, हमें वहां पर भी राजमार्गों का विकास करना है। तो ये हमारे दोनों ही सही है, एक भी सही है, दो भी सही है, यानी कि आंसर बी है। निम्न में से कौन सा भारतीय प्रदेश उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु विशेषताएं रखता है? उष्णकटिबंधीय और सवाना लिखा है। देखिए सवाना वर्ड से आपको समझ जाना है कि ये कुछ अफ्रीका के बारे में सोचना है आपको, वहां पर सवाना टाइप जो है क्लाइमेट आपको मिल जाता है। ठीक है, जलवायु की बात हो रही है। सो इसको आप एलिमिनेशन से जाइए, जैसे उड़ीसा तटीय प्रदेश है, अभी तटीय प्रदेश में जो है वो आपको सवाना टाइप तो मिलेगा नहीं। ठीक है, तटीय जहां पर भी है वो आप एलिमिनेट कर दीजिए। अब देखिए रेगिस्तानी जो है, रेगिस्तानी में भी ये नहीं होता है, सवाना कहेंगे ही क्यों, अगर उसको रेगिस्तानी वाला जलवायु जो है उसको फिर रेगिस्तानी ही कहेंगे। ठीक है, सो रेगिस्तानी भी हमारा एलिमिनेट हो रहा है। अभी बच्चा हमारे पास एक ही है, जो कर्नाटक का जो पठारी प्रदेश है वहां पर ये मिलता है। ठीक है, कर्नाटक का पठारी प्रदेश, और इसको आपको याद रखना है, जो उत्तरी कर्नाटक है और जो दक्षिणी महाराष्ट्र है, जैसे ये महाराष्ट्र है और ये कर्नाटक है, तो यहाँ वाले पार्ट में आपको ये मिलता है, और कुछ कुछ पार्ट जो है वो तेलंगाना का यहाँ पर भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है वो ये उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु जो है वो मिल जाएगी। यहाँ पर आप महाराष्ट्र और कर्नाटक का उत्तरी पार्ट और जो तेलंगाना का कुछ वेस्ट का पार्ट इसमें आ जाता है। ठीक है, भारत का जो मैप है ना वो आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है, कौन सा स्टेट है किसके बीच में है, कितनी जो बाउंड्रीज हैं वो लगते हैं, कितने कोस्टल स्टेट्स हैं, तटीय इलाके हैं, वो सब आपको पढ़ के जाने। जो लौटता मानसून है की अवधारणा निम्नलिखित में से किस ऋतु से संबंधित है? जो लौटता मानसून है वो आपको पता होगा ग्रीष्म में तो नहीं है, इसमें तो मानसून ही होता है। ठीक है, वसंत तो है नहीं। ठीक है, सो शीत विंटर में भी नहीं होता। लौटता मानसून जो है, आपने विंटर जो रेन सुनी होगी आपने, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पश्चिमी विक्षोभ है, ठीक है, उस समय जो है लौटता मानसून ऑलरेडी खत्म हो चुका होता है। सो वो कब खत्म हो चुका होता है, वो एक ही बचता है हमारे पास, शरद ऋतु। ठीक है, शरद ऋतु को हम ऑटम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये लगभग लगभग आपके अक्टूबर से मिड दिसंबर का जो है टाइम आपको शरद ऋतु में आ जाएगा, और उसके बाद में आप दिसंबर या नवंबर के आसपास आप देखेंगे पश्चिमी विक्षोभ या जनवरी के आसपास आपको मिल जाता है, और फरवरी में भी जो हम रेन देखते हैं वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण भी होती है। फिर है निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? ये तो हमने ज्योग्राफी में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ये दक्कन का जो पठार है वहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। अब इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं जो ऑप्शन में है। जैसे छोटा नागपुर पठार है ना, वहां पर आपको लाल और पीली मिट्टी मिल जाएगी छोटा नागपुर पठार में, और तराई क्षेत्र में आपको क्या मिलेगी, जलोढ़ मृदा मिलेगी, जलोढ़ मृदा, और सुंदरवन इलाके में भी जलोढ़ मिलती है, लेकिन वो खारी जलोढ़ मृदा आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, सो थोड़ा बहुत ऑप्शंस को भी ऐसे ध्यान में रखिए। इसी ऑप्शन पे बेस्ड ना इस पे एक क्वेश्चन आया था जो हमने ऑप्शन सॉल्व किया था, वो शायद आपका सही भी हुआ होगा अगर आपने जो इसी चैनल पर आपने वीडियोस देखी होंगी ना, जो पन्ना लाल करके उनके राइटर्स हमने उनके ऑप्शन में बेसिकली वो डीएसपी या फिर जीटीआई के पेपर में आया था पिछले साल ही 24 का, 2024 में उसका क्वेश्चन था वो। ठीक है, आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगी, इसलिए ऑप्शंस देखने जरूरी हो जाते हैं। कई बार क्या होगा, एक आध आंसर भी आपका सही हो गया ना तो आपको बड़ी खुशी मिलेगी उससे। जैसे किस भारतीय ने 12 दिसंबर 2024 को सबसे कम उम्र जो है शतरंज विश्व चैंपियन बनकर जो है इतिहास रच दिया? तो ये मैंने आपको बताया भी था, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये है डी गुकेश। ठीक है, डी गुकेश इनका नाम है, या फिर इन्होंने गुकेश डी लिखा है, या डी गुकेश, डोमा राजू गुकेश इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो इन्होंने जो है चाइना के डिंग लिरेन को हराया था, जो पहले वर्ल्ड चैंपियन यहाँ पे थे, मतलब वर्ल्ड में पहले नहीं, इनसे पहले जो थे उनको इन्होंने चैलेंज किया था, फिर सबको हराते हुए फिर लास्ट में उन्हें भी हरा दिया था। ठीक है, ये 12 दिसंबर की डेट आपको याद रखनी है। अगला हो सकता है कि अपर पीसीएस में ये पूछ लिया जाए कि ये कब हराया था। ठीक है, सो ये 12 दिसंबर 2024 की ही न्यूज है। स्वतंत्रता के बाद एक समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, जो हमने पहले इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा था ना, उसको ये जो है ये क्वेश्चन उसको बिल्कुल मतलब करेक्टली हमें जो है सोचने पर थोड़ा तैयार करता है कि हाँ स्वतंत्रता के बाद, ये बिल्कुल परफेक्टली सेट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के बाद इसमें कोई अनोनिमिटी जो है वो छोड़ी नहीं गई है। ठीक है, सो स्वतंत्रता के बाद तो कौन सा है, उत्तराखंड ही है पहला, और स्वतंत्रता से पहले जो है गोवा में जब पुर्तगाली वहां पर रहते थे, ठीक है, उनके वश में था, तब वहां पर कर दिया गया था। वो भी हमने देखा था ऑलरेडी, डिस्कस कर चुके थे पॉलिटी वाले करंट अफेयर्स में। ठीक है, 19वां जो है G20 शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये देखिए मैंने आपसे कहा था कि G20, यूएनसीसीडी, यूएनसीबीडी, सीसीडी ये सब पढ़ के जाने हैं आपको। तो ये कौन सा है, रियो डी जेनेरो। ठीक है, ब्राजील में है, रियो डी जेनेरो कहाँ पर है, ब्राजील में है। और
इस बार में आपको बताना है कि ब्राजील ने G20 समिट की जो अध्यक्षता है वो किसे सौंपी है इस बार, इस समिट में इस साल कौन करेगा, ठीक है, वो पढ़ के जाना है। जम्मू और कश्मीर विधानसभा आम चुनाव 2024 में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी। तो देखिए, अगर आपने न्यूज़ करी है तब तो आपको पता होगा, वरना ये भी आपको शायद ना पता हो, क्योंकि आप उत्तराखंड का पढ़ेंगे या फिर इस तरीके से अपने जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका, लेकिन इसका आंसर है 7 सीटें। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत में अपनी पहली हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू की। सो ये हमने ऑलरेडी देखा था, ये आरओ में भी पूछा गया था, ये पूछा गया था आरओ 2000 जो 4 मई को पेपर हुआ था वो हमने सॉल्व किया था जब। सो उसमें पहली हेली एम्बुलेंस सेवा जो है वो किस राज्य ने की थी, ये आया था। सो इसमें थोड़ा और एडवांस पूछा, कहाँ पर है, एम्स ऋषिकेश में की गई है। उसमें पूछा था उत्तराखंड, उसका आंसर था अभी उत्तराखंड में एम्स ऋषिकेश। अभी उत्तराखंड में नई दिल्ली तो हो नहीं सकता, भुवनेश्वर भी नहीं, भोपाल भी नहीं, यानी कि अगर हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किए होते तो हमारा ये ठीक हो जाता, अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं किया है, अदरवाइज ये करंट अफेयर्स में तो था ही। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में से 200 से अधिक पदक जीतने वाले एकमात्र राज्य का नाम बताइए। देखिए, ये भी हमने किया था, तो वो कौन से हैं, महाराष्ट्र राज्य है, ठीक है। महाराष्ट्र को कितने मिले थे, वैसे आपको बता देती हूँ, 201 मेडल इन्हें मिले थे। और आपको उत्तराखंड के मेडल अब अगले बार के लिए पढ़ के जाने, वो है 103 मेडल है, और हमने उत्तराखंड ने कितने 24 गोल्ड लिए थे, ठीक है। और इनमें जो है वो फर्स्ट कौन आया था, हमारी आर्मी आई थी, ठीक है। ये आपको करंट अफेयर्स वीडियो का जो प्लेलिस्ट है ना, इसी चैनल पे बने हुए हैं, हमने उसमें 38 जो 38वें राष्ट्रीय खेल हैं उनके बारे में डिटेल से बात की हुई है, ठीक है। अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन, देखिए जो पहला हुआ था वो कब हुआ था, 1917 में, ठीक है। ये मुझे आपको बताना है ये कहाँ हुआ था, ठीक है, पहला अधिवेशन। दूसरा जो हुआ है, ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, हल्द्वानी में हुआ था, और इसको तारादत्त गैरोला ने प्रिसाइड किया था। ये भी अगले बार के लिए आपको याद रखना है, तारादत्त गैरोला। ये कौन से हैं, हल्द्वानी में इन्होंने जो है इसकी अध्यक्षता की थी, इस अधिवेशन की। और जो पहला था ना, जो 1917 में हुआ था, ये आपको बताना है, अगर आपको याद है, बिना किताब में देखे कि ये कहाँ हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो है वो बता देती हूँ आपको, ज्वाला दत्त जोशी ने की थी, ठीक है। जो पहला हुआ था उसकी, और दूसरी उनकी हल्द्वानी में जो हुआ था, तारादत्त गैरोला, ठीक है। जैसे आप एक क्वेश्चन करते हैं ना, उसके आसपास के सारे क्वेश्चन साथ में कर लीजिए, और ये आप ट्रिक करेंगे ना, तो आपके आधे क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम टाइम पे नहीं पढ़ने पड़ेंगे फिर। निम्नलिखित में से किस जिले में मोस्तानु मेला जो है आयोजित किया जाता है। देखिए, मोस्ता जो है वो आप शायद वैसे ना सोच सकते हो, लेकिन जैसे अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, इसमें कौन सा है, पिथौरागढ़ में मोस्तानु मेला होता है। अगर मोस्ता से आपको पता होगा कि कुछ रिंगाल की बनाई हुई वस्तु होती है, अगर थोड़ा बहुत आप ऐसे सोच सकते थे, क्या उसमें ट्रेडिंग होती है या फिर ऐसा कुछ हो सकता है इस मेले में, इससे रिलेटेड, ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड। इस तरीके के कीवर्ड्स जो होते हैं ना, मोस्ता, ये आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज भी करके जाने। निम्नलिखित में से कौन कस्टमरी लॉ ऑफ कुमाऊं पुस्तक का लेखक है। ये जिसकी बात कर रही थी मैं, ये ऑप्शन में दिया था असल में, तो ये है पन्नालाल, ठीक है। पन्नालाल ऑप्शन में दिए थे पिछले बार डीएसपी के पेपर में, या फिर जो गवर्नमेंट आईटीआई प्रिंसिपल का पेपर हुआ था उसमें, ये ऑप्शन में थे पन्नालाल। तब उसका ऑप्शन ठीक करने के चक्कर में हमने इनकी बुक भी पढ़ी थी, इनकी बुक हमने पढ़ ली थी, कस्टमरी लॉ ऑफ कुमाऊं। सो वहीं का ये क्वेश्चन बन गया इस बार। अगली बार के लिए ना आपको इनकी बुक भी पढ़ के जानी है, तारादत्त गैरोला जो है, क्या इन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हैं उत्तराखंड के बारे में। अभी हमने देखा था ये कहाँ पर आ गए थे, एक आध ऑप्शन में ऊपर, यहाँ पर कुमाऊं का अधिवेशन जो देखा था ना, हल्द्वानी में नहीं, हल्द्वानी में इन्होंने ही जो है वो किया था, ठीक है, प्रिसाइड। फिर बीपी सक्सेना क्या है, क्या ये लिटरेरी सोर्स इन्होंने कुछ प्रोवाइड किए हैं या फिर ये कोई और फील्ड से रिलेटेड। एल डी जोशी, आपको देख के जाने हैं सब कुछ, इनसे रिलेटेड लिटरेरी वर्क्स, या फिर कोई और फील्ड है, कोई समाज सेवी है, क्या है ये, ठीक है। तो ऐसे ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत पठार से उत्पन्न होती है और इसे विश्व की सबसे लंबी सीमा पार करने वाली नदियों में से एक माना जाता है। देखिए, जो सबसे बड़ी है ना, ट्रांस बाउंड्री रिवर, ट्रांस बाउंड्री मतलब सबसे लंबी जो है, कि यहाँ पे जो है मैं तिब्बत पठार वाली बता देती हूँ। तिब्बत पठार वाली जो है वो 2 नदियां हैं असल में, तिब्बत पठार से उत्पन्न होती है। पहला सेंटेंस जो है वो इनके लिए तो सही नहीं है, ये तो हमको पता है, इनका उत्तराखंड में जो है उद्गम है। तिब्बत पठार से 2 होती है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, यानी कि ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर। लेकिन जो विश्व की सबसे लंबी सीमा पार करने वाली नदी है ना, तो उसके हिसाब से जो बनता है वो ब्रह्मपुत्र बनती है। क्यों, क्योंकि जो सबसे लंबी है ट्रांस बाउंड्री रिवर, वो है आपकी अमेजोन, आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिए इस पर। अमेजोन है, ठीक है, ये बहती है मोस्टली 3 जो है वो किस में बहती है, ये पेरू में बहती है एक तो, और कोलंबिया में, फिर ब्राजील में। लगभग लगभग 7,800 किलोमीटर ट्रांस बाउंड्री ये रिवर है, सबसे बड़ी वाली, विश्व वाला। जो विश्व का जो ज्योग्राफी है ना, भूगोल है, वो अपर पीसेस में आता है। तो हो सकता है कि अगले बार कोई इस तरीके के क्वेश्चन सेट कर दे कि ट्रांस बाउंड्री रिवर पूछ रहे हैं ना, ये
तो इस तरीके के क्वेश्चन सेट हो सकते हैं। तो अमेजोन है विश्व में सबसे पहले, दूसरे नंबर पर जो है वो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसीलिए शायद ये क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि दूसरे नंबर पर ब्रह्मपुत्र। सिंधु जो है वो टॉप 10 में नहीं है, मतलब ये तिब्बतीय पठार से तो इसका उद्गम होता है, लेकिन ये टॉप 10 में नहीं है ट्रांस बाउंड्री रिवर में, ठीक है, जो कि अलग अलग देशों में बहती है। तो विश्व की सबसे लंबी सीमा पार करने वाली जो है, उसमें सिंधु का नाम जो है टॉप 10 में नहीं है। और टॉप 9th वाला भी आपको याद रखना है, टॉप 9th में कौन सी है, हमारी गंगा रिवर है, ठीक है, टॉप 9 में, यानी कि 9th नंबर पे हमारी गंगा रिवर भी एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। आपको पता होगा गंगा रिवर इंडिया बांग्लादेश में बहती है। और अगर मोर डिटेल्स अपर पीसीएस में गुंजाइश है इस तरीके के क्वेश्चन पूछने की, इसलिए मैं इसमें थोड़ा इंफेसिस दे रही हूँ, ठीक है। अमेजोन हमने देखा सबसे बड़ी है, फिर है ब्रह्मपुत्र, फिर है कोलोराडो, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कोलोराडो, ये है, फिर है कोलंबिया, ठीक है, कोलंबिया, ये दोनों एक जैसी हैं। और फिर पांचवी जो ट्रांस बाउंड्री है ना, वो 10 कंट्रीज में बहती है, बेसिकली 10 कंट्रीज हैं, छोटी छोटी कंट्रीज हैं वैसे यूरोप की, लेकिन यह है दनूब, ठीक है, दनूबे भी लिखते हैं इसको ऐसे। ये रिवर जो है आपको पता करनी है, ये यूरोप में बहती है, यूक्रेन में भी ये बहती है, ठीक है। ये कहाँ पर ड्रेन करती है और कहाँ से इसका उद्गम होता है, ये आपको देख के जाना है। ये 5th लार्जेस्ट ऐसी है जो ट्रांस बाउंड्री रिवर है, सीमा पार वाली, दनूब। और 9th नंबर पे हमने देखा गंगा रिवर है, ठीक है। फिर है कमिश्नर हेनरी रैमजे द्वारा स्थापित 12 आना बीसी, ठीक है, 12 आना बीसी व्यवस्था निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। देखिए ये क्वेश्चन शायद आपने कहीं पढ़ा ना हो, 12 आना बीसी, लेकिन थोड़ा बहुत बीसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा ही कुछ 20 साला बंदोबस्त और इस तरीके के जो है ट्रेल के टाइम पे, या जो पंचशाला बंदोबस्त इस तरीके का आया था कुछ। तो थोड़ा बहुत आप सोच सकते हैं कि भू व्यवस्था से ये हो सकता है। फिर भी अगर आपको नहीं आता था क्वेश्चन छोड़ सकते हैं आप, कोई बात नहीं। जो है युद्ध कोष से रिलेटेड वर्ड ऐसा है नहीं, दुर्भिक्ष कोष से रिलेटेड भी ये जो है ये शब्द ऐसे लग नहीं रहे। ज्यादातर जो हेनरी रैमसे ने जो है भू व्यवस्था पर भी काम किया था, तो हो सकता है कि इसका क्या है, ये इसका आंसर वैसे यही है, अगर आप देखें तो आपको भू व्यवस्था ही सही है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह तथा फतेह शाह के मध्य भंगानी में युद्ध का उल्लेख है? सो ये है विचित्र नाटक में, ठीक है, विचित्र नाटक जो एक राइटिंग है, लिटरेरी सोर्स है, उसमें ये सब कुछ लिखा गया है। अगले बार के लिए आपको देखना है कि जो उत्काल उस्ताद है ना, उत्काल उस्ताद, वृत्त विचार और गुरु विलास, इनको देख के जाना है, ठीक है। इनमें क्या क्या वर्णन है, किसी चीज का क्या कोई उल्लेख है उत्तराखंड से रिलेटेड, वो आपको पढ़ के जाना है। चमोली के भोटिया से के संबंध में मैत और गुंसा, ये परीक्षा वाणी से ही क्वेश्चन आया हुआ है। मैत और गुंसा से तात्पर्य है, ये हमने पहले भी देखा था, ये है निवास स्थान। हमने नहीं देखा है सच, मैंने नहीं बताया था ये आपको, लेकिन ये क्या है, परीक्षा वाणी में ऑलरेडी है, ठीक है। तो निवास स्थान, क्योंकि हमने इसलिए नहीं देखा क्योंकि अभी हमने ज्योग्राफी और इतना सब कुछ किया नहीं है। अभी हम देखते हैं अपर पीसीएस के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? लाखा मंडल हम देहरादून, देखिए होता है ये यही है देहरादून में। पांडुकेश्वर चमोली में है, ठीक है, याद रखना है अगले बार के लिए। गोविस्तान उधम सिंह नगर में। गोविस्तान का नाम क्या है वैसे, अभी आज का जो है वर्तमान में गोविस्तान जो रीजन है वो काशीपुर का रीजन है, जो कि उधम सिंह नगर में पड़ता है। गोविस्तान की जो है वो व्याख्या, इसका उल्लेख किया गया है एक इंपॉर्टेंट चाइनीज ट्रेवलर के थ्रू। चाइनीज यात्री आए थे, तो आपको बताना है वो कौन थे, फाहियान थे या फिर हुइनशांग थे, ठीक है। गोविस्तान के बारे में उन्होंने बताया था। बैजनाथ जो है वो, बैजनाथ आपको पता होगा, ये तो पिथौरागढ़ में नहीं है, कहाँ पर है ये, बागेश्वर में है बैजनाथ। बैजनाथ, बागेश्वर, और जहाँ पर गोमती नदी बहती है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, सरयू, गोमती, इनसे रिवर भी याद रखनी है इस इलाके की। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, डी, ये सुमेलित नहीं है। ये कहाँ है, बैजनाथ बागेश्वर में है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा ताल केदारनाथ क्षेत्र में स्थित नहीं है? केदारनाथ क्षेत्र में स्थित नहीं है बोला गया है। सो ये है आपका चोराबाड़ी ताल, वासुकी ताल, सतोपन ताल और लोखम ताल, ठीक है। नहीं है पूछा गया है। सो चोराबाड़ी है, ये रुद्रप्रयाग में आपका पड़ता है, ठीक है। और वासुकी ताल भी हमने देखा था ऑलरेडी कि उसी रीजन में है, ठीक है। और वासुकी ताल से जो है वासुकी गंगा एक नदी निकलती है, आपको इसकी डिटेल भी पढ़ के जानी है। चोराबाड़ी से कौन सी निकलती है, मंदाकिनी रिवर निकलती है, ठीक है, मंदाकिनी नदी। फिर वासुकी ताल से कौन सी नदी निकलती है, फिर सतोपन ताल भी वहाँ आसपास ही है। सतोपन ताल को अगर बोलेंगे ना कि बद्रीनाथ के नियर भी है, तो बद्रीनाथ के करीब भी ये आपको सही रखना है, ठीक है। कौन सा, सतोपन ताल। जो लोखम ताल है ना, ये लोखम ताल जो है खुरपा ताल के आसपास है, जो कि नैनीताल में पड़ता है, ठीक है, लोखम ताल या लोखाम ताल। फिर है टिहरी। टिहरी राज्य की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, किस शासक के द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये कौन थे, ये हम पढ़ते भी हैं। जो प्रथम प्रिंटिंग प्रेस है वो कीर्ति शाह के टाइम पर उन्होंने की थी। गढ़वाल शासकों की निम्नलिखित में से कौन सी क्रमानुसार सूची सही है? ठीक है, सही है। सो आपको थोड़ा बहुत ऐसे आइडिया होगा ना। सो ये सुने सुने से नाम लग रहे हैं, अगर आपने इनका नाम नहीं सुना है। अजय पाल आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट रूलर थे। कौन से, 37वें नंबर के रूलर थे अजय पाल। फिर इन्होंने 52 गढ़ों को एकत्र किया था, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। अजय पाल
सहजपाल भी आपने सुना होगा कि अकबर से ये रिलेटेड थे, अकबर के टाइम के थे ये सहजपाल। शाम शाह के बारे में सुना होगा कि जहांगीर ने इनको कुछ उपाधियां दी थी या फिर ये उनके कोर्ट में गए थे, ऐसा कुछ आपने सुना होगा थोड़ा बहुत। इनसे आप आइडिया थोड़ा लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो देखिए अकबर का जो टाइम है तो सहजपाल शाम शाह से तो पहले होंगे, क्योंकि जहांगीर बाद में आए थे तो शाम शाह का भी टाइम पीरियड जो है बाद में होगा। 37वें अजयपाल हैं। भद्रपाल का आपको शायद पता ना हो, ठीक है। तो हमारा जो बन रहा है क्रोनोलॉजी वाइज वो हम देखते हैं कौन सा सही हमारा बन रहा है। सो हमारा सही बन रहा है पहला जो है अजयपाल है, फिर उसके बाद में ये सब कंटेम्परेरी ये मुगल पीरियड के हैं, ठीक है। तो उससे पहले कई पहले जो है वो अजयपाल आ गए थे। सो जिसमें हमारा पहला होगा और ये दोनों बाद में होंगे। इन दोनों में भी आपको याद रखना है, इन दोनों में पहले कौन आ गए थे, सहजपाल आए थे, फिर शामशाह आए थे। सो ऐसा कहीं पर बन रहा होगा अगर सहजपाल और शामशाह। सो देखिए जो थर्ड है अगर वो इसके बाद कभी दिया गया है ना, उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। थर्ड जो है इसके बाद, सो जो चौथा है पहला इसमें दे दिया है, फिर उसके बाद सहजपाल दिया है, तो ये तो हमारा एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। इसको हमने हटा दिया। फिर हम देखते हैं इनमें इनमें भी ऐसा कुछ आइडिया हमें लग नहीं रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है हमने देखा अभी मुगल टाइम पे जो सहजपाल है वो अकबर के टाइम के हैं, जबकि अजयपाल उससे पहले थे, तो ये भी हमारा सही नहीं बैठ रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत सोच सकते हैं। यहाँ पर ही अजयपाल जो है पहले नंबर पर इन दोनों में ही दिख रहे हैं आपको, और इन दोनों में भी जो है कौन सा सही है, बी वाला सही है। सबसे पहले अजयपाल आए थे, ठीक है, फिर सहजपाल आए, फिर शामशाह आए, फिर उसके बाद जो है बाल भद्रपाल आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आंसर है इसका बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर दीजिए। अब देखिए आंदोलन दे रखे हैं और प्रेरणा दे रखे हैं, और यहाँ पर चिपको आंदोलन गौरा देवी, ठीक है। ये तो बिल्कुल सही बैठ रहा है। यहाँ पर ए का एक होना चाहिए, कितनों में है, ए का एक तो एक ही में दिया है, देखिए। सो हमारा आंसर पहले ही हमें मिल जा रहा है एक ही ऑप्शन से। सो ये तो आसान क्वेश्चन था। फिर भी जो पानी राखो आंदोलन है अगले बार के लिए आपको याद रखना है, ये आर ओ यारो जो 4 मई को हुआ था ना पेपर, 4 मई 2025 को, उसमें पूछा गया था, जो निर्वाचन आयोग के लिए हुआ था। पानी राखो आंदोलन सच्चिदानंद भारती, और मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत, और बीच बचाओ आंदोलन जो है फिर कौन हो जाएंगे, विजय जरधारी। अगले बार के लिए आपको ये सारे नाम याद रखने, ठीक है। आंसर है हमारा ए। अल्मोड़ा नगर नदी के जलागम में स्थित है, कौन सी नदी हो सकती है, आप सोचिए थोड़ा बहुत। यहाँ पर ऑप्शन भी कुछ इसी तरीके से सेट किए गए। गगास आपको थोड़ा बहुत लगेगा अल्मोड़ा में ही है ये। गगास जो है आपको भिकिया सेन, रानीखेत, इस साइड आपको थोड़ा बहुत ये मिल जाएगी। ये जो है बजट में भी मेंशन थी इस बार। गगास जो है ये प्रोजेक्ट बन रहा है। रानीखेत सिटी अगर मैं ठीक याद कर रही हूँ तो रानीखेत जो शहर है उसको जो है जल जो है उसको प्रोवाइड कराने के लिए ये गगास रिवर पर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है। सुयाल जो रिवर है अगर हम देखें तो अल्मोड़ा रिवर जो है जलागम पूछा है, तो कोसी और सुयाल हो सकता है। हमारा आंसर कौन सा है, कोसी और सुयाल। ये अकेले अकेले भी नहीं, कोसी और सुयाल दोनों ही लगभग लगभग अल्मोड़ा की हैं। सुयाल आप थोड़ा बागेश्वर वाले इलाके में भी देख सकते हैं, ठीक है। अल्मोड़ा अगर ये है फिर यहाँ बागेश्वर है, तब भी उसके जलागम में ये आएगा, ठीक है। तो कोसी और सुयाल हमारा आंसर है। गगास के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। इस बार अगले बार इसके बारे में भी बन सकता है, बजट में इस बार के मेंशन था। निम्नलिखित में से किस स्थान में उत्तराखंड राज्य के प्रथम सुगंध उद्यान की स्थापना की गई है। सो जो प्रथम सुगंध उद्यान है ना, ये आई थिंक है आपका नैनीताल में, लेकिन जो इसका जो इंग्लिश वर्जन है ना वो भी मैंने पढ़ा था। सो 44 का जो इंग्लिश वर्जन है उसमें लिखा हुआ है एरोमेटिक पार्क या गार्डन, आई थिंक एरोमेटिक गार्डन। सो अगर ये क्वेश्चन इस हिसाब से सेट किया गया है एरोमेटिक गार्डन को लेकर, ठीक है। अगर सगंध उद्यान या फिर उसके बारे में कही तो उसका आंसर है लाल कुआं, ठीक है। और ये एरोमेटिक जो पार्क है या एरोमा पार्क जो है जो न्यूज़ में भी था वो काशीपुर में है, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत आप देख लीजिए, इसकी आंसर की आने का आप थोड़ा वेट कर सकते हैं कि आखिर एग्जामिनर ने सेट किस हिसाब से किया था ये क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश में से कौन से उस पर किया था, ठीक है। लाल कुआं काशीपुर इन दोनों में से एक आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। अगर एरोमा पार्क है ना तो डेफिनेटली काशीपुर होगा उसका। फिर पनवाली उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण डैश है। देखिए पनवाली से आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज इसमें हो सकते थे, बुग्याल और नदी चोटी में, ठीक है। ग्लेशियर नहीं है और नदी भी नहीं है, ये है असल में चोटी, ठीक है। इंपॉर्टेंट चोटी है पनवाली। अगर ये पनवाली के आगे पनवाली कांठा लिखा होता ना तो पनवाली कांठा जो है वो एक क्या है, बुग्याल भी है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, पनवाली कांठा बुग्याल है, लेकिन पनवाली जो है एक चोटी है। वसुधारा ताल एक है, भूस्खलन झील ज्वालामुखी नहीं, ठीक है। और ज्वालामुखी जो है अभी आपको वसुधारा जो है उत्तराखंड की बात हो रही है, हमने अभी कोई ऐसा एक्टिव जो है ज्वालामुखी देखा नहीं है उत्तराखंड में, पहले थे लेकिन अभी जो है एक्टिव है नहीं कोई। सो भूस्खलन झील भी नहीं है, हिमनद गोलीकरण नहीं, हिमनद झील है, ठीक है। हिमनद मीन्स ग्लेशियर लेक है, ठीक है, ग्लेशियर से बनी हुई हिमनद झील है। सी इसका आंसर है। भारत की जो 2011 के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या न्यूनतम है। सो
किसकी है अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम? तो ये हमने सेंसस जब हमने पढ़ा था, पूरा एक वीडियो बना हुआ है। सो वन राज्य की सबसे कम है, सबसे ज़्यादा कौन है? थारू है। और दूसरे नंबर पे कौन है वो भी आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा है थारू, फिर है जौनसारी, ठीक है, जौनसारी, और फिर है बुक्सा। आई थिंक ये तीसरे नंबर पर बुक्सा। आप देख लीजिए इसको, बुक्सा और भोटिया में कंफ्यूज हूँ मैं, मतलब अभी मुझे याद नहीं आ रहा। और लास्ट में है वन राज्य, ठीक है। इन दोनों का आप देख लीजिए, बुक्सा पहले है भोटिया पहले है, लेकिन सबसे पहले ज़्यादा जनसंख्या थारू की है, फिर दूसरे नंबर पे है जौनसारी, और लास्ट नंबर पे सबसे कम जनसंख्या है वन राजी की। वन राजी को लेकर 2-3 क्वेश्चन इसी पेपर में बने हुए हैं, ठीक है। एक तो पीवीटीजीज में इनको इन्वॉल्व किया गया था, तो इसलिए बना है पीएम जनमन को लेकर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो मुख्य सीमा भ्रंश शिवालिक को लघु हिमालय से पृथक करता है। सीमा भ्रंश की बात कर रहे हैं, यानी कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट की बात कर रहे हैं, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और शिवालिक और लघु हिमालय यानी कि लेसर हिमालय के बीच में ये है, और ये सही आंसर है, ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। शिवालिक हिमालय नवीनतम यानी कि सबसे नई जो है पर्वत श्रेणी है, हाँ। तो ये भी ठीक है, यानी कि हमारा आंसर है ए यानी कि बी, सॉरी बी है, यानी कि दोनों 1 और 2 दोनों ही ठीक है। भारत की जनगणना, सेंसस को लेकर बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, 2-3 4-5 क्वेश्चन तो आए थे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपदों का आरोही क्रम है। आरोही क्रम में बताना है इसे, ठीक है। आरोही मीन्स क्या होगा आपका, जो सबसे ज्यादा है उसको इधर सेट करना है, मतलब ऐसे, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। उधम सिंह नगर सबसे पहले आपको पता होगा कि इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें एलिमिनेशन से जाना है आपको। देहरादून की सबसे ज्यादा नहीं है, उधम सिंह नगर की भी ज्यादा नहीं, आपको एक ही याद रखना था, हरिद्वार की सबसे ज्यादा है, तो आपका आंसर वैसे ही निकल जाता, क्या है, डी, ठीक है। तो ये उधम सिंह नगर, देहरादून, और तीनों ही जो है 2 प्लेन है, उधम सिंह नगर और हरिद्वार, और देहरादून भी बीच में है। अभी जनसंख्या के लिए ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन भी हमारा सेंसस से ही है। भारत की जनगणना 2001-2011 के अनुसार उत्तराखंड 2001-2011 में जनसंख्या का जो घनत्व है क्रमशः था। तो देखिए यहाँ पर आपको भी यहाँ पर एलिमिनेशन से जाना है। अगर आपको 2001 का नहीं आइडिया है थोड़ा बहुत, 11 का तो आपको पता ही होगा, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया। तो 11 में 100 जो है 79 तो नहीं था, ये तो नहीं था, ठीक है। सो दोनों हमारे एलिमिनेट हो गए। ये आपको पता होगा कि जनसंख्या असल में 189 यानी कि 189 जो है उसकी जनसंख्या घनत्व हमारी इस बार के सेंसस में थी, लास्ट जो सेंसस हुआ था 2011 में। तो या तो हमारा ये हो सकता है या ये। अगर आपने ये देखा है तब भी आप 50% आपका आंसर ठीक हो सकता है, अभी संभावना है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आप 50% ठीक हो सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम नोट कर लेते हैं बात के लिए। अभी के लिए मैं आपको आंसर बता देती हूँ, इसका है 159, ठीक है। ये है 159 2001 में था जनसंख्या घनत्व, और 100 जो है 89 इस बार का था। फिर भी आप 50% आंसर अपना ठीक करने की संभावना पे आ गए थे, अगर आपको इस साल का, इस लेटेस्ट जो अभी है 2011 के सेंसस का पता था, ठीक है। उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष में बेलाकुची आपदा घटित हुई थी? तो बेलाकुची आपदा ऐसा कभी पूछी नहीं गई है पहले ये पेपर में, फिर भी इसका आंसर जो है मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको नहीं आता तो आप छोड़ देते इसको, ठीक है। ये हुई थी कौन सी, 20 जुलाई। अब आपको याद रखना है ये 20 जुलाई जो है 1970 को ये हुई थी, कौन सी, बेलाकुची आपदा। बेलाकुची आपदा असल में ये फ्लैश फ्लड आ गया था, अलकनंदा जो नदी है उसमें जो है वो अचानक से त्वरित बहाव में बाढ़ आ गई थी, ठीक है। तो तब ये बेलाकुची आपदा आई थी 20 जुलाई 1970 में। अगले बार के लिए आप याद रख सकते हैं इसको। पीवाईक्यूज आपको कर ही लेने चाहिए ज्यादातर, ऐसे पीवाईक्यूज भी जो आपसे नए नए पूछे जा रहे हैं। बाकी आप बहुत ज्यादा ट्रैक करने की मत सोचिए कि ये आपदाएं आप उनके सन भी याद करके जाएंगे या कहाँ कहाँ हुई थी, नहीं आता कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए फिर उसे, ठीक है। इसमें ऐसा भी नहीं है कि हम थोड़ा बहुत एलिमिनेट भी कर पाएंगे एक आधा ऑप्शन, तो ऐसा भी नहीं है। जिसमें आप बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं ना, तो उस क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है। फिर निम्नलिखित पर्वत शिखरों में उनकी ऊंचाई के घटते क्रम में के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। ये तो पहले पूछा गया क्वेश्चन है। केदारनाथ, पंचचूली, नंदा देवी। देखिए नंदा देवी ईस्ट या वेस्ट जो भी है, वैसे ये वेस्ट के बारे में ही, पश्चिमी नंदा देवी के बारे में ही बात कर रहे होंगे जहां तक मेरा ख्याल है, ठीक है। सो अगर पश्चिमी नंदा देवी के बारे में बात कर रहे होंगे तो ये कामेट से ज्यादा बड़ी है, और अगर पूर्वी नंदा देवी के बारे में बात कर रहे होंगे तो कामेट से जो है वो थोड़ा कम हाइट में है, ठीक है। तो ये पश्चिमी के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। ये अंदाजा लगाकर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी। सो नंदा देवी वेस्ट की बात कर रहे हैं, तो कौन सा है, सबसे ऊंचाई के घटते क्रम के अनुसार लगाना है इसे, घटते क्रम में, यानी कि सबसे पहला सबसे बड़ा हमें लगाना है सबसे पहले। वो किस में है ऑप्शन में, देखिए वो एक ही में दिख रहा है यहाँ पर, नंदा देवी तीसरे वाले में। सो तीसरा वाला सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो मैं आपको बता देती हूँ इनके बारे में, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, पीवाईक्यूज कर रहे हैं हम अभी पहले वाले, ठीक है। कौन कौन से, इनके शिखरों को लेकर। नंदा देवी की जो हाइट है वो पूछी जाती है, वो कितनी है, 7,817 मीटर, ठीक है। ऊंचाई इतनी है नंदा देवी की, ये भी पूछी गई है। फिर दूसरे नंबर पर जो है पीक
हाईएस्ट नंदा देवी वेस्ट है। फिर है कामेट दूसरे नंबर पर, इसकी ऊंचाई भी पूछी गई है, वो कितनी है 7,756। ये जो है ये यूके ट्रिपल एससी में इस तरीके की हाइट्स के क्वेश्चन ऑलरेडी आ गए हैं, ठीक है। ये है कामेट दूसरे नंबर पर। तीसरा आई थिंक नंदा देवी ईस्ट है, यानी कि पूर्वी, नंदा देवी पूर्वी तीसरे नंबर पर है। और जो ये केदारनाथ और पंचचूली आपको दिख रहे हैं ना, केदारनाथ तो बहुत बाद में है, 11th नंबर की ये सबसे ऊंची चोटी है उत्तराखंड में, 11th नंबर यानी कि 11वें नंबर की। और इसकी हाइट भी पूछी गई है असल में, ठीक है, वो है 6,968 मीटर। इसकी पूछी गई है नहीं, इसमें मेरा डाउट है, लेकिन ये पंचचूली से बड़ी है, आपको याद रखना है। पंचचूली की हाइट जरूर पूछी गई है एक क्वेश्चन में, वो है 6,904 मीटर, ठीक है। तो इसके हिसाब से भी अगर हम देखें तो क्या बन रहा है हमारा आंसर, सी बन रहा है। नंदा देवी सबसे बड़ा है हाइट में, फिर कामेट आ गया दूसरे नंबर पर। इसी से आप इन दोनों से ही आपका ये सॉल्व हो जाना था। लेकिन मैंने ये इसलिए बताया ना, क्योंकि जो क्वेश्चन जो पीवाईक्यूज आए हुए थे यूकेपीएससी यूके ट्रिपल एससी में, वो उन क्वेश्चंस में वहां पर ऐसे एलिमिनेशन से नहीं बन रहा था, वहां पर पंचचूली के डायरेक्ट हाइट ही पूछी थी, वो इतनी है करके, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ये हो गया इनके बारे में डिस्कशन। और एक क्वेश्चन पीक से लेकर और आया था, वो मैं आपको बता देती हूँ। चौखंबा 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 के बारे में आया था। ये छठे सबसे बड़ी ऊंची चोटी है उत्तराखंड में, और चौखंबा बड़ी है, फिर उसके बाद एक त्रिशूल और आता है, ठीक है, त्रिशूल, ये भी आपको करके जाना है, ये 7वें नंबर पर है, ठीक है, त्रिशूल। सो चौखंबा और केदारनाथ को कंपेयर करते हैं, तो चौखंबा बड़ी है केदारनाथ से। एक पूछा गया था द्रौपदी का डांडा, तो द्रौपदी का डांडा जो है वो आपको इतने जो है ऊंचाई वाली चोटियों में नहीं मिलेगी, वो इसलिए पूछा गया था ना क्योंकि वहां पर जो है कुछ पर्वतारोही गए थे, उनके साथ में घटनाएं हो गई थी, ठीक है, तो इसलिए वो पूछा गया था क्वेश्चन, जब आपको कभी दिखेगा पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो। 53 फूलों की घाटी नंदा देवी जीव मंडल का एक भाग है, तो ये है जीव मंडल का भाग है नंदा देवी, बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। नंदा देवी जीव मंडल यूनेस्को के विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थलों में से एक है, और ये बिल्कुल सही है कथन, ठीक है। सो हमारे जो है वो दोनों ही कथन जो हमारे सही है, बी इसका आंसर है, दोनों 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन उस पर चलते हैं। ये आपके दे दिए हैं 2023-24 का आंकड़ा पूछा है, उत्तराखंड आर्थिक वृद्धि दर। देखिए वो कैसे ट्रिक कर रहे हैं, इस बार का बजट आपने पढ़ा होगा, तो 2023-24 का आपका जो इकोनॉमिक सर्वे है उत्तराखंड का, उससे क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है बता देती हूँ आपको, 7.58, ठीक है। तो अगर अपर पीसीएस के लिए आप करेंगे ना, तो ये वाला भी आपको करना है, उत्तराखंड का आर्थिक वृद्धि दर। अगर इस पर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए ना, आप प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए, या फिर ये आपने पढ़ लिया है, मैं ये अज्यूम कर सकती हूँ, ठीक है। सो अगर आपने ये पढ़ लिया है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप मुझे बताइए, मैं इस पर डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी। सो 7.58 आपका आंसर है परसेंटेज में। 2023-24 में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र का योगदान प्रचलित भाव पर है, प्रचलित भाव पर पूछ रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो ये कितना था 9.99%, ठीक है, 9.99%। प्राथमिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, यानी कि प्राइमरी सेक्टर, जिसमें अगली एग्रीकल्चर आता है, माइनिंग आती है, क्वारिंग आती है, वो सब। फिर है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। 1 दिसंबर 2018 से प्रारंभ की गई, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, 2018 की ही है ये, और ये तारीख भी सही की गई। अब मुझे ये नहीं पता था कि ये 1 दिसंबर की है या नहीं, लेकिन 2018 का हमें पता था, ठीक है। सो अगर आपको ये नहीं भी आता था इतना, तब भी आप फैक्ट जो है नहीं भी याद रखते हैं, कोई बात नहीं, उसमें आप स्किप कर सकते थे इस क्वेश्चन को। तृतीय किस्त जो है 1 दिसंबर 21 मार्च तक अवमुक्त की गई है। ये किस्तों के बारे में, ये अगर आपको मिलती है, आपके परिवार में किसी को मिलती है, तब आपको शायद आइडिया होता, या फिर आपने इसकी वेबसाइट पर जाकर इस स्कीम को पढ़ा होता, तब आपको पता होता। अगर नहीं भी पता था तब भी आप इसे छोड़ सकते थे इस क्वेश्चन को, लेकिन ये दोनों ही हमारे क्या है सही है, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या होगा, दोनों 1 और 2 बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस नस्ल के पशुओं का संरक्षण और संवर्धन भ्रूण प्रत्यारोपण ये तकनीक के माध्यम से किया गया है? रेड सिंधी नस्ल के पशुओं का, और साहिवाल नस्ल के पशुओं का, और गिर नस्ल के पशुओं का। तो इसका आंसर है ये तीनों ही हैं असल में, ठीक है। ये जो है ये गाय जो है उनकी नस्लों के बारे में बात की गई है, और ये जो तकनीक है यहाँ पर अपनाई गई है, ठीक है। इसका आंसर है सी, यानी कि 1, 2 और तीनों ही सही है। फिर है सूची 1 और सूची 2। ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, इसको देख के आपको घबराना नहीं है, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको भी छोड़ सकते थे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, थोड़ा बहुत आप क्या कीजिए, रीजनिंग और मैथ्स पर भी फोकस कीजिए, तो आपको जीएस में अगर क्वेश्चन नहीं आते ना कुछ, तो आप उनको छोड़ दीजिए। फिर सूची 1 और सूची 2, ठीक है, इसको मिलाना है। ये तो सेंसस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे गए हैं पहले से ही। उत्तराखंड का लिंगानुपात आपको पता होगा 963, ठीक है। तो 963 यानी कि 1 का 2 से मैच होना चाहिए, कितने में है 1 का 2 से, सिर्फ एक ही हमारा एलिमिनेट हो पा रहा है, जहां पर 1 आ गया, ठीक है, 1 का 2। अब जो बाल लिंगानुपात है वो भी हमें पता रहता है वैसे, अगर ये भी नहीं आपको पता है, इसी पर एक क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था, देखिए जनसंख्या घनत्व उत्तराखंड का कितना है 189, ठीक है, 189 जनसंख्या घनत्व है। तो यहाँ पर आपका मैच होना चाहिए C3,
सी का 3 होना चाहिए, तो सी का 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये दोनों हमारे एलिमिनेट हो गए और ये तो हमारा पहले से एलिमिनेट हो गया था, आंसर हमारा बन गया ए। ठीक है, सो अभी देख लेते हैं हम जो आपको बाकी भी याद करके जाने हैं। ठीक है, वो ये है कि उत्तराखंड का जो बाल लिंगानुपात है ये सेंसस में ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सो बाल लिंगानुपात कब है, कितना है, एक 890, 890। ठीक है, शिशु मृत्यु दर उत्तराखंड 2016 के बाद बार कर रहे हैं, ये सेंसस का क्वेश्चन नहीं है, 2016 की है, तो अगले बार के लिए आपको याद रखना है ये कितना है, 38 है। ये आई थिंक IMR की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात कर रहे हैं, 2016 में कितना था, 38। अगले बार के लिए पीसीएस के लिए करके जाना है इसे। बिल लाओ इनाम पाओ योजना, बिल लाओ इनाम पाओ जो है, ये योजना जो है, अब थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, कृषि विभाग की नहीं हो सकती है बिल लाने की, कीमत नीति तो नहीं हो सकती है, व्यापार विभाग भी नहीं हो सकता, तो कर विभाग हो सकता है कि कर विभाग क्या कहे कि ताकि कर का जो है वो घाटा ना आ जाए। ठीक है, सो वो क्या करेंगे, बिल लाने को कहेंगे आपसे, बिल लाइए और इनाम पाइए। ठीक है, ताकि टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस की जो घटनाएं हैं वो कम हो सके और गवर्नमेंट को नुकसान कम हो रेवेन्यू का। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक एवं न्यूनतम 1% वाले जिले हैं। सर्वाधिक और न्यूनतम ये भी हम क्वेश्चन में देख चुके हैं ऑलरेडी। न्यूनतम मैंने आपको बताया था उधम सिंह नगर है, और जबकि सर्वाधिक जो है वो नैनीताल है। क्यों, क्योंकि एक रुद्रप्रयाग को लेकर आया था, उसमें ऑप्शंस में आया था ना एक PYQ जो हमने सॉल्व किया था कि रुद्रप्रयाग उसमें सबसे ज्यादा दिया हुआ था। रुद्रप्रयाग वैसे चौथे नंबर पर है, इससे पहले आई थिंक पौड़ी है आपका, रुद्रप्रयाग से पहले उसमें भी जो प्रतिशत है वन का वो ज्यादा है रुद्रप्रयाग से। सो ये भी पूछा गया था रुद्रप्रयाग के बारे में भी, और वैसे सबसे हाईएस्ट लगभग 71% के आसपास किसका है, नैनीताल का है, 70 या 71%। ठीक है, नैनीताल का है, और उधम सिंह नगर का 16 से 17% के आसपास है। ठीक है, ये भी यूके SSS में आई थिंक FRO में क्वेश्चन पूछा गया था, ये सबसे कम वाला किसका है, उधम सिंह नगर। उत्तराखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, सो ये 2016 में है। देखिए ईयर से आपका एलिमिनेट नहीं हो रहा और डेट भी इतने पास पास दी गई है, मंथ से भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है, आपको पता होना चाहिए 27 मार्च को लगाया गया था। ठीक है, 27 मार्च 2016 को। और उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन थे, अगर आपको पता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स में बताइए, आपको याद होगा कौन थे चीफ मिनिस्टर। बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI प्रगति समीक्षा 2023 में NFHS, ठीक है, 2019-21 NFHS किसकी 5 की बात कर रहे हैं के अनुसार, ऐसे लिखते हैं इसको NFHS 5। ठीक है, सो इसके मुताबिक 19-21 के अनुसार पूछा है उत्तराखंड में जो बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत कितना है, ये पूछा गया था। और ये है आपका आया हुआ क्वेश्चन है ऑलरेडी 2024 में किसी में वेटरनरी ऑफिसर वाले पेपर में हमने ये देखा था, अगर हमने इसे सॉल्व किया था तो। सो ये 9.67% था। ठीक है, फिर है निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर था। सो कुमाऊं का प्रथम कौन था, एडवर्ड गार्डनर। ठीक है, गार्डनर भी कहते हैं, सो यही थे। ठीक है, बाद में आए थे ये सब। तो दूसरे नंबर के कौन थे वो आपको याद रखना है, GW ट्रे। ठीक है, GW ट्रे। सन 1814 में ब्रिटिश गोरखा युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए ब्रिटिश गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं, यानी कि इंडिया लेवल पर किसकी बात हो रही है, भारत लेवल पर ब्रिटिश गवर्नर जनरल। अगर आप देखें इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते थे, एलिमिनेशन से जा सकते थे, अगर आपको नहीं पता। गार्डनर तो अभी हमने देखा कौन थे, कुमाऊं कमिश्नर थे। डलहौजी के बारे में थोड़ा बहुत अगर आपको याद होगा तो ये 2014 जो सन है उसका हिंट आपको मिल सकता है। डलहौजी तो बहुत बाद के थे, आपको इनसे रिलेटेड एक फैक्टर याद रहता है वैसे ज्यादातर। 1853 में जो है फर्स्ट ट्रेन जो चली थी, रेल जो चली थी वो डलहौजी के टाइम पे 53 वाली बात हो रही है, तो 1814 में तो ये हो नहीं सकते। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में भी आपको याद होगा कुछ, पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर कॉर्नवालिस एक कोड आया था, कब आया था, 1793 में लगभग। ठीक है, तो उसके आसपास की बात हो रही है, कॉर्नवालिस भी नहीं हो सकते, तो कौन बचे हमारे, लॉर्ड हेस्टिंग। ऐसे आप एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं, अगर आपको हेस्टिंग्स के बारे में पता नहीं था तो थोड़ा बहुत ऐसे निकाल सकते थे इसे। देखिए ये तो आपका साफ साफ एलिमिनेट हो रहा था, लेकिन बाकी आप इनमें कंफ्यूज कर सकते थे, थोड़ा बहुत जो आपको फैक्ट इनके बारे में याद है उनसे इनको एलिमिनेट करके हमारा आंसर आ जाता। अगेन ये बेसिक जो अभी कर रहे हैं सभी उनके लिए ये चीजें हैं या ऐसी ट्रिक्स हैं। अगर आपने एडवांस ऑलरेडी आपने पेपर बहुत दे दिए होंगे सो तब आप स्किप करके सिर्फ आंसर देख सकते हैं। ठीक है, उत्तराखंड के गठन के बाद जो अंतरिम विधानसभा है उसके अध्यक्ष कौन बने थे, अंतरिम विधानसभा के कौन थे। देखिए भगत सिंह कोश्यारी, नित्यानंद स्वामी, नारायण दत्त तिवारी, आपको पता होगा विधानसभा के अध्यक्ष तो नहीं थे, ये CM के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो CM है, ये तीनों एलिमिनेट हो रहे हैं। तो अगर आपको नहीं भी पता था तब भी आपका आंसर क्या आता, प्रकाश पंत। वैसे ये पूछा गया क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए था। ठीक है, प्रकाश पंत पहले भी पूछा जा चुका है बहुत बार। उत्तराखंड में प्रचलित निम्न में से किस व्यवस्था को गांधी पुलिस के नाम से जाना जाता है। गांधी पुलिस के नाम से, ये मैंने पहली बार क्वेश्चन देखा था आज आपके पेपर में, वो है उत्तराखंड पर्यटन कोई पुलिस वैसे है नहीं, प्रांतीय दल, होमगार्ड इनमें आप कंफ्यूज कर सकते थे। वैसे इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, राजस्व पुलिस व्यवस्था है। ठीक है, राजस्व पुलिस व्यवस्था को ही कहते हैं। निम्न में से उत्तराखंड की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए, ये हमने बताई थी ऑलरेडी, ये कौन सी है, चक्राता विधानसभा। आप देखिए SC और ST दोनों सीटों को आपको याद करके जाना है। ठीक है, अल्मोड़ा की सीट जो है वो SC के लिए रिजर्व्ड है, ये आपको ऐसी कुछ चीजें भी पता होनी चाहिए। एक चक्राता है और एक कौन सी है, नानक मत्ता। 2 सीटें ST यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है 70 में से। ठीक है,
उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश सरकार ने पी विंदम की अध्यक्षता में 1921 में वन शिकायत समिति का गठन किया था। देखिए ये क्वेश्चन ना पूछा गया है, ये मैंने आपको जब बताया था कि ईओटीआरओ, जब हम हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी कर रहे थे, अगर किसी ने जो है स्क्रैच से मुझे आपके इसी चैनल को फॉलो किया है तो आपको पता होगा, ये हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी में कि पी विंदम की अध्यक्षता में वन शिकायत समिति का गठन हुआ था। ईओटीआरओ 2023 का क्वेश्चन है, ये ईओटीआरओ में पूछा गया था, तो उसी का देखिए रिपीट हो रहा है, ये बिल्कुल सही है। इस समिति को कुमाऊं वन विकास समिति के नाम से भी जाना जाता है, ये इसका नया था, ये अब अगली बार के लिए आपको याद रखना है। तो दोनों ही इसमें क्या है, कथन सही है। वर्ष 2024 के लिए किस लेखक को उत्तराखंड का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार दिया गया? ये भी हमने करंट अफेयर्स में देखा था। मैंने कहा था जो है पहली बार अगर किसी को साहित्य भूषण या फिर ऐसा कुछ मिले तो आपको ध्यान में रखने, तो वो है सुभाष पंत, ठीक है, इनको दिया गया है, ये हमने करंट अफेयर्स में देखा था। उत्तराखंड में ने हाल ही में अपनी पहले वाइन उत्पादक इकाई का उद्घाटन किया है। वाइन उत्पादन, ठीक है, वाइन से लेकर भी क्वेश्चन आए हैं, वाइन से नहीं, बेसिकली ये जो है एग्रीकल्चरल सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग को लेकर जो है वो क्वेश्चन बनते हैं, इस वजह से आया है। तो ये कहाँ पर है, कोटद्वार में कर दिया गया। अब अगले बार के लिए आपको याद रखना है, वैसे शायद आपने ये सुना ना हो पहले, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में उत्तराखंड से किस समाज सेवी को पद्मश्री सम्मान मिला था? देखिए पद्मश्री सम्मान हमने देखे थे, समाज सेवा के लिए राधा भट्ट बहन को दिया गया था, राधा बहन भट्ट, इनको दिया गया था। एक विनायक लोहनी है, उन्हें दिया गया था, वैसे वो वेस्ट बंगाल में काम करते हैं, विनायक लोहनी, उनसे रिलेटेड एक माई परिवार करके एक एनजीओ है, वो रन करते हैं। और एक पर्सन को, एक्चुअली 2 पर्सन को दिया गया है, एक को पोस्टह्यूमसली दिया गया है, वो है कॉलिन जेंटर, और एक है ह्यूज एंड कॉलिन जेंटर को जो है उन डुओ को दिया गया है आई थिंक पद्मश्री सम्मान, ठीक है, अगर मैं इसे सही याद कर पा रही हूँ। सो ये दिया गया है उन्हें भी, ठीक है, वो लिटरेचर से रिलेटेड है। और जो विनायक लोहनी है और राधा भट्ट, उन्हें समाज सेवा के लिए दिया गया, ये हमने डिस्कस किया था। पद्मश्री ह्यूज एंड कॉलिन जेंटर को पद्मश्री मिला है, आई एम कंफ्यूज्ड इन इट, आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ, आप एक बार इसे जरूर चेक कर लीजिए, ठीक है। क्रिकेट के क्षेत्र में देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार जो है किस खिलाड़ी को मिला है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखें, हमने इनके बारे में बहुत बार डिस्कस किया है, मनोज सरकार के बारे में, ये एक पैरा एथलीट है, इनके नाम पर जो है एक इंपॉर्टेंट स्टेडियम भी है, ठीक है। ये एक ऐसे पैरा एथलीट हैं जो कि ओलंपिक में जीत चुके हैं, टोक्यो ओलंपिक में इन्हें ब्रॉन्ज मिला था, उत्तराखंड के ऐसे पहले पैरा एथलीट ये बने हैं। और लक्ष्य सेन को हमने देखा था, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, ठीक है, बैडमिंटन। सो ये दोनों तो हमारे एलिमिनेट हो जा रहे हैं, ठीक है। सो बच्चे जो है क्रिकेट से रिलेटेड एकता बिस्ट और गुरमीत सिंह, ठीक है। सो गुरमीत सिंह और एकता बिस्ट को हो सकता है आंसर क्रिकेट के क्षेत्र में, वैसे इसका आंसर कौन सा है, गुरमीत सिंह, अभी इनको भी मिला हुआ है, आई थिंक इन्हें पहले मिला हुआ है, इन्हें बाद में मिला हुआ है, आई एम बीइंग कंफ्यूज, लेकिन अभी के लिए ये आंसर आपका कौन सा है, गुरमीत सिंह, ठीक है। उत्तराखंड सरकार द्वारा 2023 में शुरू की गई हाउस ऑफ हिमालय, ठीक है, हाउस ऑफ हिमालय योजना 2023 में शुरू की गई थी, अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद शामिल नहीं है? देखिए नहीं है पूछ रहे हैं, सो जंगल वन शहद हो सकता है, पश्मीना शॉल तो उत्तराखंड में नहीं है, ठीक है। सो पहाड़ी राजमा हो सकती है, और हिमालयी लाल चावल। देखिए पश्मीना शॉल अगर आपको पता होगा, इसको एक जीआई टैग भी मिला हुआ है, वो भी जम्मू एंड कश्मीर राज्य को मिला था, पहले ही मिल चुका था जब यूटी नहीं बना था। सो पश्मीना शॉल वहां से रिलेटेड है, तो उत्तराखंड का नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको एलिमिनेट आपको कर देना था। अगले बार के लिए मैचअप में आपको ये याद रखना है, हिमालयी लाल चावल को भी मिला हुआ है, और ये कहाँ कहाँ बनते हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है सबसे ज्यादा इन्हें बनाया जाता है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। उत्तराखंड राज्य में पीएम जनमन योजना सही लाभार्थी की पहचान कीजिए, ये भी हमने थोड़ा बहुत अगर आपने जो है फॉलो किया है तो हम ऐसा देख चुके हैं कि सबसे जो पिछड़ी जनजाति है वो राजी जनजाति है, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है आपका आंसर, सिर्फ अगर राजी जनजाति को आप करने की कोशिश करते हैं ना, तो आपका आंसर बी यहाँ से निकल रहा था। तो बुक्सा और राजी जनजाति जो है वो यहाँ पर पीएम जनमन योजना जो है आई थिंक वो पीवीटीजीज को लेकर है, पीवीटीजीज, ठीक है। पीवीटीजीज जो है वो कुल 75 है आई थिंक, पूरे देश में 75 पीवीटीजीज हैं, ठीक है, उनको लेकर अगली बार इस योजना के बारे में आपको इसका ईयर भी पढ़ के जाना है, ठीक है, कब लॉन्च हुई थी, इसके लाभार्थी ऑलरेडी आ गए हैं वैसे पीवीटीजीज, और इसमें क्या क्या एम इसका और है वो आपको सब कुछ देख के जाना है, ठीक है। और मिनिस्ट्री कौन सी है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है या फिर कोई और है, ठीक है, ये भी देख के जाना है। उत्तराखंड राज्य का वित्तीय डाटा केंद्र, ठीक है, कहाँ स्थित है? अभी जो टेम्परेरी हमारी जो कैपिटल है वो है देहरादून, वहीं पर ये है, ठीक है। एक मानव शरीर, अब आ रहा है हमारे पास बायोलॉजी और साइंस को लेकर क्वेश्चन, साइंस को लेकर क्वेश्चन में है, एक मानव शरीर कोशिका के अधिकांश प्रोटीन का संश्लेषण निम्न में से कौन सा होता है? जैसे सूत्रकणिका, लवक, लाइसोसोम, लाइसोसोम तो नहीं है, लाइसोसोम को देखिए आप, इसको आई थिंक सुसाइडल बैग के नाम से भी आपने देखा होगा। सो सूत्रकणिका भी नहीं है, लवक भी नहीं है, राइबोसोम जो है आपने देखा होगा, जो राइबोसोम है रफ जो
जैसे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर भी ये काम करते हैं, रफ बनाने में राइबोसोम उसमें काम करते हैं। सो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन, आपको ऐसे कीवर्ड से याद रखना है, ठीक है, ये इसी का आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन देखो, इंसुलिन आपने देखा होगा, जब डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं, इंसुलिन तो ह्यूमंस का हो गया, थायरॉक्सिन भी ह्यूमंस का है, ऑस्ट्रोजन भी जो है एक रिप्रोडक्टिव जो है इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ये सब ह्यूमन है, पादप हार्मोन नहीं है। पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन, ठीक है, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ये सब आपको पढ़ के जाना है, जिब्रेलिन वगैरह, ठीक है। और एक आता है ना जो फलों को पकाने के लिए काम में आता है, वो सब आपको पादप हार्मोन पढ़ के जाने। अगर चाहे तो आप जीके की जो लूसेंट की बुक है ना, उसे भी रेफर कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए। निम्नलिखित में से किस तत्व का घनत्व सर्वाधिक है? ठीक है, तत्व का घनत्व जो सर्वाधिक है वो सोडियम तो नहीं है, लौह भी नहीं है, ठीक है। पारा और सोना में से आप कंफ्यूज कर सकते थे, लेकिन सोने का ज्यादा होता है, ठीक है, घनत्व। जो सूची एक है, सूची एक में है रोग, फिर उस उनके कारण। देखिए टाइफॉइड, ये बहुत बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, टाइफॉइड, और अगर आपको थोड़ा बहुत मिलान करना है ना, तो साल्मोनेला टाइफी आपको दिख रहा है, टाइफी और टाइफॉइड ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको अगले बार के लिए, जैसे क्वेश्चन आता है, बेसिक क्वेश्चन है। सो ए का आपको एल से मिलाना है, एल से। ए का एल से कहाँ कहाँ पर है, देखिए ए का एल से यहाँ है और यहाँ है, कि बी और डी हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब निमोनिया जो है वो देखिए, निमोनिया में भी आपको निमोनी कुछ ऐसा दिखेगा, तो ये बिल्कुल है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, साल्मोनेला टाइफी, ये दोनों से शायद हमारा आंसर आ जाना चाहिए, देखते हैं फिर भी। एल है, और यहाँ पर बी का आपका आना चाहिए आई, बी का आई इसमें भी और इसमें भी है, यानी कि यहाँ पर सेटअप कुछ और करके किया गया होगा ये क्वेश्चन। हाथी पाँव शायद आपने ना सुना हो इसका, लेकिन सामान्य जुकाम का आपने जरूर सुना होगा, किस वजह से होता है, ये राइनो वायरस की वजह से होता है, ठीक है। सो राइनो वायरस यानी कि जे, ठीक है, जे मिलना चाहिए डी से, डी और जे का कॉम्बिनेशन कहाँ पे दिख रहा है आपको, डी और जे का कॉम्बिनेशन ये है, ठीक है। सो हमारा आंसर हो जाता है ए। देखिए ये क्वेश्चन आई थिंक राइनो वायरस को लेकर ही सेट किया गया था आपका। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा, क्योंकि देखिए डी जे में एक ही बार मैच रहा है, और वैसे टाइफाइड और निमोनिया इन दोनों को भी आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आंसर है इसका ए। अगले बार के लिए आपको याद रखना है हाथी पाँव का के, जो कि वूचे रेरिया, ठीक है, वूचे रेरिया, हाथी पाँव, इसका मतलब हाथी पाँव का कारक कौन सा है, वूचे रेरिया। वूचे रेरिया आपको पता करना है, ये बैक्टीरिया है, वायरस है, कवक है, क्या है, ठीक है, ये आप देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज, अधात्विक, अभी मेटल की बात हो रही है और नॉन मेटल की बात हो रही है। देखिए मेटल में जो है आयरन के जितने ओर होंगे वो आपके मेटल में आ जाएंगे। देखिए हेमेटाइट आपको पता होगा आयरन ओर है, ठीक है, और मैग्नेटाइट आपका आयरन ओर है, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो जाते हैं ऐसे। बॉक्साइट आपने देखा होगा कि एल्यूमिनियम का इंपॉर्टेंट जो है ओर है, ठीक है, एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम आपका मेटल में आएगा। तो अभ्रक एकमात्र हमारा ऑप्शन बचता है कौन सा, अधात्विक खनिज के रूप में, तो आंसर कौन सा होगा, सी अभ्रक। अभ्रक को माइका भी कहते हैं, ठीक है। सौर मंडल में अधिकांश क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स, ठीक है, एस्टेरॉइड्स की बात हो रही है, निम्न ग्रहों की कक्षाओं में के मध्य स्थित है। तो ये तो हमें पता है, एस्टेरॉइड बेल्ट जो होती है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में है, ठीक है, ये कोई भी नहीं है, ये तो आप बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते थे, मंगल के बाद में ही ये बेल्ट आपके पड़ती है, तो ये दोनों आपको एलिमिनेट हो जाते। इनमें आप कंफ्यूज करते, लेकिन फिर भी आपको मंगल और बृहस्पति याद रखना है, ठीक है। बेसिकली आपको याद रखना है मंगल के बाद जो है एस्टेरॉइड बेल्ट है, इन दोनों के बीच में आ जाएगी फिर। अब है निम्नलिखित में से कौन सा एक चित्र इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है पूछा गया। देखिए पीएनजी होता है, जेपीईजी, ये तो आपको इसीलिए पता होगा क्योंकि हमसे जो है फॉर्म में भी इसी फॉर्म में मांगे जाते हैं ना इमेजेस। तो टिफ में आप कंफ्यूज कर सकते थे, टिफ है या नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर आपने चौथा पढ़ा, देखिए .com, ये .com तो आपने बहुत सारी वेबसाइट्स में देखा होगा, ये एक इमेज फाइल एक्सटेंशन नहीं होता है, ठीक है। सो एलिमिनेशन से आपको इसको करना था। सो .com जो है वो वेबसाइट्स के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, इमेज फाइल के एक्सटेंशन के रूप में नहीं करते। सो इसका आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी है। देखिए हार्ड डिस्क नहीं, यूएसबी ड्राइव नहीं, डीवीडी नहीं, रैम ही बचता है। रैम आपको वैसे भी आंसर होगा कि आसान क्वेश्चन है वैसे, ये जो आए हैं ना साइंस के और कौन से आपके कंप्यूटर के, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। डेटा एंट्री ऑपरेटर का अगर आप पढ़ के जाते ना, 2024 का जो पेपर हुआ था, आई थिंक फरवरी जनवरी में कभी हुआ था, तो उसमें ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आपको दिए हुए थे, या फिर आप पीवाईक्यू सॉल्व करके जाते तो हो जाता है। फिर है आपका कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ना है, सो स्कैनर तो इसके काम नहीं आता। देखिए प्रिंटर भी हम प्रिंट करते हैं इससे, रैम तो अभी हमने देखा मेमोरी है। सो एक ही हमारा मात्र बचता है राउटर। राउटर आपने सुना भी होगा, नेटवर्क को जोड़ने के लिए हम लाते हैं जब। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, देखिए नहीं है पूछा गया ना। रोम चिप जो है हार्डवेयर है वैसे, हार्ड डिस्क भी होती है। लिनक्स, अभी लिनक्स को देखते हैं, लिनक्स तो नहीं है वैसे। मदरबोर्ड जो है वो है हार्ड डिस्क। तो ये तीनों तो हार्डवेयर में आएंगे, ठीक है, हार्डवेयर में आएंगे। हार्डवेयर मतलब वैसे आप ऐसे याद रखिए कि जिन चीज़ों को हम कंप्यूटर के छू सकते हैं ना, वो हार्डवेयर में आ जाएंगी सब, जैसे प्रिंटर, स्कैनर, ये सब आप कह सकते हैं हार्डवेयर है। लेकिन लिनक्स आपको पता होगा ये हार्डवेयर नहीं है, बल्कि ये तो एक विंडो है, ठीक है, लिनक्स विंडो है ये, ठीक है। जैसे आपने
माइक्रोसॉफ्ट की विंडो देखी है, ठीक है, डॉस देखा है, ठीक है, वही लिनक्स भी क्या है, एक विंडो है। सो ये है, निम्नलिखित में से कौन ईमेल सेवा प्रदाता है? ईमेल सेवा प्रदाता, अच्छा ईमेल से रिलेटेड लिनक्स तो अभी हमने देखा विंडो है, फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है, आप फोटोशॉप कर सकते हैं, एमएस वर्ड भी सॉफ्टवेयर है, जबकि ईमेल कौन प्रोवाइड कराता है? देखिए याहू मेल है ना, जीमेल की तरह ये है ऑलरेडी, यहाँ पे से आप मेल ये थोड़ा बहुत कनेक्ट कर सकते थे। कौसाम्बी निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी है? देखिए कौसाम्बी जो है वो वत्स की है, ठीक है, कुरु की आपको बताना है, कुरु की कौन सी है, ठीक है, हस्तिनापुर है या क्या है, ठीक है, और कंबोज, सुरसेन, इनकी पढ़ के जानिए अगली बार, ठीक है। आई थिंक आई विल कवर जब हम महाजनपद पीरियड पढ़ेंगे, ठीक है। ऑलरेडी इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह हम पढ़ चुके हैं, लेकिन महाजनपद वगैरह हम आगे पढ़ेंगे। अलवर संत निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? देखिए एक अलवर होते थे, एक थे नयनार संत, ठीक है, नयनार आई थिंक जो है वो शिव से शैव से रिलेटेड है, लेकिन जो वैष्णव धर्म है वो है अलवर संत, ये हमारा बी होगा, वैष्णव धर्म। प्राचीन भारत में विष्टि, विष्टि क्या है? ये यूपीएससी में पूछा गया था। विष्टि ये एक बलात्श्रम है, यानी कि फोर्स्ड लेबर है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप जो है कुछ और नहीं कर पाते तो आपको फोर्स किया जाता था अपनी मजदूरी प्रदान करने के लिए, ठीक है, दान करने के लिए बेसिकली। निम्नलिखित में से किस बहुलक का उपयोग विद्युत स्विच बनाने के लिए किया जाता है? बहुलक की बात हो रही है, ठीक है, पॉलीमर्स की बात हो रही है यहाँ पर। सो ग्लिप्टल, पॉलीस्टाइरेन, पॉलीप्रोपेन ये नहीं है, बेकेलाइट है, ठीक है, बेकेलाइट को हम जो है विद्युत स्विच बनाने के लिए करते हैं, बेकेलाइट। शिवाजी के अष्ट प्रधानों में से निम्नलिखित में से कौन वित्त मंत्री होता है? तो शिवाजी के अष्ट प्रधानों में से, ठीक है, अगर आपने देखा होगा पेशवा तो नहीं होता था वित्त मंत्री, ये तो इवन प्राइम मिनिस्टर की जगह पर ही था, ठीक है, पेशवा। अमात्या, वाक्यानवीस, दबी, ठीक है, इनके बारे में आपको पढ़ के जाना है, वाक्यानवीस और दबी। इसका आंसर वैसे कौन है? वित्त मंत्री कौन होते थे? अमात्या होते थे। वाक्यानवीस और दबीर क्या काम करते थे? ये आपको पढ़ के जाना है। आई थिंक आई विल कवर ऑल्सो कि ये सब डिटेल में हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल जैसे अपर पीसीएस में अगर अपर पीसीएस करीब है तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत जो है वो ये देख के जाना है। 1882 का हंटर आयोग संबंधित है, ये है असल में हंटर आयोग, आपने पढ़ा होगा, शिक्षा से रिलेटेड ये है। अकाल से रिलेटेड जितने आए हैं ना, जैसे वो स्ट्रेची कमीशन है, ठीक है, वो आपको देख के जाना है, अकाल से रिलेटेड भी, ठीक है। सिंचाई से रिलेटेड कौन कौन से कमीशन आए, अब अगली बार आपको ये देख के जाना है। हंटर आयोग किससे था? शिक्षा से। अगली बार पूछा जाता है हंटर आयोग कब आया था, ठीक है, सो ये कब बनाया गया था? 1882 में। किस मुगल बादशाह को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है? शाह बेखबर ये जाना जाता है बहादुर शाह प्रथम को, ठीक है। इल्बर्ट बिल विवाद किसके काल में हुआ था? इल्बर्ट बिल आप बहुत फेमस है, लॉर्ड रिपन के टाइम पर ये कंट्रोवर्सी हुई थी। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संगठन की स्थापना की थी? मित्र मेला संगठन, सो मित्र मेला जो है वो वीडी सावरकर इसका है, अगर आपको ये नहीं आता था कोई बात नहीं, वीडी सावरकर, ठीक है। फिर है भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत निम्नलिखित वादों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से लेकर अंतिम निर्णीत के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सो हमें क्रोनोलॉजी देखनी है, कौन पहले आए थे, कौन सा केस जो है वो पहले आया था। सो केशवानंदा भारती बनाम जो है केरल राज्य का केस आपको थोड़ा बहुत याद होगा, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई थी, ये 1973 में आया था, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं पता, देखते हैं ऐसे होल्ड पे रखते हैं, गोपालन बनाम मद्रास राज्य कब आया था? एसआर बोमई आपको पता होगा, ये 90s का है, ठीक है। आई थिंक ये 1980s या फिर 1994 80s में 1990s का है, ठीक है, किसी ईयर में है, अगर मुझे थोड़ा बहुत सही याद आ रहा है तो 1990s भी लमसम हम याद रख सकते हैं, एसआर बोमई, ठीक है। गोलकनाथ ये तो पहले आ गया था, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। सो आपको ये नहीं भी याद होगा ना कौन सा, जैसे बनाम कौन से थे, लेकिन आपको ये फर्स्ट नेम याद होने चाहिए, गोलकनाथ, ये बहुत बार यूपी पीएससी में पूछे गए, उत्तर प्रदेश जो पब्लिक सर्विस कमीशन। केशवानंदा तो फेमस केस है, ठीक है। और जो ये गोलकनाथ है इसका ईयर है 1967। सो इसके हिसाब से अगर हम थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करते हैं, इतना हमें अगर जानिए, हमें वैसे ये और ये पता होना चाहिए, गोलकनाथ और केशवानंदा भारती, ठीक है। तो सबसे पहले जो आया था इन दोनों में से, गोलकनाथ और केशवानंदा में, गोलकनाथ पहले आया था और उसके बाद केशवानंदा भारती केस आया था। तो देखते हैं कहाँ कहाँ हम पहुंच पाते हैं। 1967 जो ये है ये पहले था, उसके बाद आई आना चाहिए। सो ऐसा कुछ ऑप्शन देखते हैं जिसमें कि ये हमारे ठीक बैठे, तो ये वाला ऑप्शन भी इसमें बैठ रहा है, जैसे कि आप देखिए गोलकनाथ पहले, फिर उसके बाद केशवानंदा है, और उसके बाद 1994 का एसआर बोमाई केस, ठीक है। तो ये हमारा कहीं ना कहीं ये हमारा ऑप्शन ठीक हो सकता है। तो ये वाला मैं आपको अगली बार के लिए बता देती हूँ, गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 में ये केस चला था, तो सबसे पहला यही था, तो 1950 के हिसाब से हमारा बी आंसर बिल्कुल सटीक बैठता है, ठीक है। फिर है नीति आयोग अस्तित्व में आया था, योजना, ये तो योजना आयोग के स्थान पर आया था, ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, वैसे बहुत बार पूछा गया है। और नीति आयोग का ईयर भी आपको याद रखना है, आपको मुझे बताना है, आप दो में कंफ्यूज होंगे वैसे जब भी होंगे, 2014 में आया था या फिर 2015 में, ये बताना है नीति आयोग, ठीक है। और नीति आयोग की ना फुल फॉर्म भी पूछी थी। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के शिक्षा का अधिकार जो है उसको मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया था? तो ये आपको बहुत फेमस वैसे पता होगा, ये है
86 हुआ, जो 86 नंबर का संविधान संशोधन था, उसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार। अब आपको इसके आर्टिकल पढ़ के जाना है कि क्या कौन-कौन से आर्टिकल्स बाद में फिर उसके बाद जोड़े भी गए थे। जैसे 21 कौन सा ए जोड़ा गया था या नहीं, ठीक है? इस तरीके के आर्टिकल आपको पढ़ के जाना है। फिर राइट टू एजुकेशन पढ़ के जाना है इसके साथ में 2009 का जो है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे भारत के संविधान के अनुसार संघीय संसद और राज्यों की विधायिका संप्रभु है, ठीक है? राज्यों की विधायिका, संघीय संसद ही नहीं है पहले तो, संप्रभु, ठीक है? संप्रभु मतलब सोवरेन, ठीक है? सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो रही है, तो ये संप्रभु नहीं है, ठीक है? संप्रभु ये वर्ड इसलिए आपको दे दिया गया है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट है जहां से हमने कुछ प्रोविजंस लिए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, वो लिए हैं ब्रिटेन से, यानी कि यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है? तो उनके जो पार्लियामेंट है ना, वो है संप्रभु, ठीक है? उनके जो लॉज हैं वो बिल्कुल, वो ज़्यादातर जो है सर्वोच्च न्यायालय भी उनको चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है? उन्होंने बना दिया तो बना दिया। ये भी आपको पढ़ के जाना है संप्रभु में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अंतर है, ठीक है? सो सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति है यदि वह संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है। तो ये तो बिल्कुल होता ही है, हमारी जो कोर्ट है वो जुडिशियल रिव्यू भी करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक भी करते हैं कानूनों की बात में, ठीक है? तो ये हमारा सही है बिल्कुल, जबकि पहला वाला गलत है। तो केवल 2 ही इसमें सही है। बी हमारा आंसर होगा। मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है? सो मोहम्मद बिन तुगलक ये तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हिस्ट्री में हमने पढ़ा था, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था सॉरी, लेकिन हमने ये देखा था, अगर कोई इंग्लिश में अगर फॉलो कर रहे होंगे तो उनको पता होगा, बाजार नियंत्रण का जो प्रारंभ किया था वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर आया था, ठीक है? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे इन्होंने बाजार में कुछ रिफॉर्म्स लाए थे, ठीक है? सो 2 हमारा एलिमिनेट हो जाता है। तो हमारा क्या हो गया, ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। लेकिन जो दीवान ए अमीर कोही है ना, वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ही आया था। आपको ये देखना है दीवान ए अमीर कोही किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड था, क्या ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, क्या ये स्लेव्स से रिलेटेड था, ये देखना है। और अगर ये किसी और से रिलेटेड था तो एक फिरोज शाह तुगलक थे, उन्होंने भी कुछ ऐसा दीवान ए, ठीक है, क्या क्या उन्होंने बनाए थे वो सब आपको देख के जाना है, वो हमने डिस्कस भी किया है इंग्लिश में, अगर किसी ने देखा हो। तो हमारा आंसर क्या होगा, केवल एक, ठीक है? अब जो है रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन है, ठीक है? ये मैं इनके आंसर्स आपको बता देती हूँ जो जो सॉल्व किए थे। जब हम इनको करेंगे ना डिटेल में, सेक्शन वाइज करेंगे, जैसे कि हम एक दिन उठा के यही करेंगे, जैसे ये मिसिंग सीरीज है, एक दिन हम क्यूब के सभी क्वेश्चन कर लेंगे। वो सीरीज ऑलरेडी चल रही है मिसिंग सीरीज की, उससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इसमें। सो ये आपको सुनकर जो है खुशी होगी, अगर किसी ने वो सीरीज फॉलो की थी तो उनके आंसर्स बन रहे होंगे, ठीक है? आंसर्स बता रही हूँ इसमें। 101 का है बी, यानी कि 70 इसका आंसर आपका आ जाएगा। ऑलरेडी वीडियो लंबी हो गई है, रीजनिंग को हम बाद में सॉल्व जरूर करेंगे, ठीक है? यहाँ पर है 102 का आंसर है ए, दैट इज 1, ठीक है? एक आया था इसका आंसर। 103 का है सी, 127, ठीक है? बेसिकली अगर आप इसको करते तो डिफरेंस मेथड से ये सॉल्व हो रहा था। मैंने आपको बताया था अंतर विधि से आपको जाना है ऐसे क्वेश्चन में, अगर किसी ने सीरीज देखी होगी। फिर निम्नलिखित श्रेणी का 8वां पद क्या होगा, इसका आंसर है डी, 4374, ठीक है? दिए गए विकल्पों में से, ठीक है, कौन सा, दिए गए विकल्पों में से विलुप्त पद बताना है। तो विलुप्त पद जो है इसका आंसर है डी, एम ए वी। विलुप्त पद बताना है, इसमें भी इसका बैठ रहा है ये। बेसिकली इसमें कुछ ऐसा था कि आप इनको जोड़ते एबीसी, जैसे एबीसी का नंबर है 1 2 3, ठीक है? इन सबको जोड़कर अगर मैं इसमें धन का निशान लगा दूं, जोड़ दूं, तो 6 बन रहा था। वैसे ही आप इनको जोड़ेंगे, इनके नंबर को, ये जोटी करके एक होता है। जैसे ओ का मतलब क्या है, जैसे ओ का मतलब है 15 और पी का मतलब होता है 16, टी का मतलब होता है 20, तो उनको आप ऐड करेंगे तो 51 आएगा। तो ऐसा था इसका कुछ, देख लीजिए आप। और 107 इसका है आपका, 106 का वैसे बी है, ठीक है आंसर। 107 का कौन सा है, इसका आंसर है सी, ठीक है? 8, 34 और 2 सेट के क्वेश्चन चाहिए। समुच्चय का चयन कीजिए, उस शब्द जोड़ी का चयन कीजिए जिसमें कि शब्द उसी तरह से संबंधित है। तो शब्द जोड़ी जो है, जैसे पुलिस संरक्षण, पुलिस क्या प्रदान करती है, संरक्षण प्रदान करती है। तो मंत्री वैसे ही शासन प्रदान करते हैं, जो जेल जाता है, ठीक है? राज्य, राजा का राज्य होता है, ठीक है? शिक्षक कक्षा में पढ़ाते हैं, इस तरीके से। वैसे अगर पढ़ाना होता तो ये सही हो जाता, लेकिन जो है मंत्री जो है शासन करते हैं, इसका सही आंसर है 109। 109 का क्या है, 1 फरवरी, ये कैलेंडर से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? बेसिकली इसका जो है आंसर, आई थिंक इसका आंसर शनिवार है, सी, ठीक है? शनिवार। फिर है 110, 110 का आंसर है डी, पत्नी। और 100 ये आपका रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन सा है। एक व्यापार सम्मेलन, वहां से हाथ में हैंडशेक्स को लेकर ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर है आपका 45, ठीक है? इसके लिए भी एक फॉर्मूला लगता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे जब हम नंबर सिस्टम के पढ़ेंगे ना, वो तब, ठीक है? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी बन जाते हैं ऐसे सवाल। और 112 का है कौन सा, ए, 31, 29, 33, ठीक है? आपको इनके अल्फाबेट्स के जो है वो पता करने हैं, मतलब हम सीखेंगे उन्हें जरूर। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या, देखिए सीरीज के कितने और मिसिंग सीरीज जो है उनके कितने क्वेश्चन आए। इसका है बी, 252। 114 का है सी, बहन की पुत्री, ठीक है?
115 का है, ब्लड रिलेशन का था ये क्वेश्चन। ये है आपका ऑर्डर, रैंकिंग ऑन ऑर्डर का क्वेश्चन, या जैसे कौन बड़ा है कौन छोटा है इस तरीके से, ठीक है। ऑर्डर 2015, सॉरी 115 का है HA, ठीक है। ये इसको जब सॉल्व किया जा रहा है ना, तो इसका आंसर वैसे जब आप इसको ट्रिक से जाएंगे ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 इससे कर रहे हैं, सो 6 2 जा आपका 12, और फिर यहाँ से 1 2 3 ये हमें मिल रहे हैं, ठीक है। और दूसरा हम ये देख पा रहे हैं कि कौन सा, अगर देखिए तो एक ये बन रहा है और फिर ये भी बन रहा है, सो 2 और ऐड कर दिए, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 17। ट्रिक से 17 आ रहा है इसका आंसर। वैसे मुझे इसमें 19 ट्राइंगल भी दिख रहे हैं, ठीक है। सो 19 ट्राइंगल भी इसके हो सकते हैं। इसका आंसर किसी का 17 बैठ रहा होगा, किसी को 18 ही दिख रहे होंगे, लेकिन मुझे 19 भी दिख रहे हैं। कहाँ दिख रहे हैं वो मैं आपको बाद में इसको डिटेल में हम देख सकते हैं। ये क्वेश्चन में थोड़ा मुझे आंसर्स इसमें कुछ कुछ लग रहे हैं। अगर हम वैसे सिंपली गिने ना तो ये 19 बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर किसी का 17 या 19 या 18 है, तब भी आप आंसर की का इसमें थोड़ा बहुत वेट कर सकते हैं। फिर है जब 17, ये रिमाइंडर का क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में जब 17 16 इस तरीके से दिखे ना, तो ज़्यादातर आपको दिखेगा उसमें 1 रिमाइंडर बच रहा होगा आपका। पावर से उसका लेना देना वैसे ज़्यादातर होता नहीं है। जैसे आप जैसे ही करें ना, 17 को हम लिख सकते हैं 17 माइनस 1, नीचे तो 16 है ही। यहाँ से आपको रिमाइंडर जो है, इसकी पावर चाहे 21 हो, कुछ भी हो, इस तरीके के आपको यहाँ से 1 मिल जाएगा। इस पर डिपेंड नहीं करता फिर वो, ठीक है। रिमाइंडर के ना कम से कम 6 से 7 क्वेश्चंस अपर पीसीएस में पूछे गए थे इस बार 2024 में, जो लेटेस्ट हुआ था। एक बंदर जो है ये अगेन उससे रिलेटेड है, सो आपको ये देखना है। इसका आंसर है B 21, ठीक है। दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। अब लुप्त संख्या जो है वो बेसिकली ऐसा कुछ बन रहा है इसमें सिस्टम। इसका आंसर क्या आ रहा है, A आ रहा है, जो कि 7 है। अब इसको मैं बता देती हूँ आपको, अगर डाउट हो रहा होगा, क्योंकि हम सीरीज कर चुके हैं ना, इसलिए मैं सीरीज के थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेती हूँ आपसे, सीरीज के क्वेश्चन। बाकी आपको अभी समझ में नहीं आएगा अगर हम मैथ्स और दूसरा करेंगे। जैसे ये 5 आपको दिख रहा है, और 12 और 13, ठीक है। तो अगर आप इसको देखेंगे 5, यहाँ पे 5 है, 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। 25, और जो ये 12 है, 12 का स्क्वायर आपको पता होगा 144 होता है। जब आप 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर यानी कि इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ेंगे ना, तो 13 का स्क्वायर बनेगा। यानी कि 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, तो ये 13 का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे रिलेटेड है ये। वैसे अगर आप इनको करेंगे तो तब भी ये बन रहा है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 ये है, 25 का स्क्वायर बनाना है हमें, 24 का स्क्वायर और एक किसी और का स्क्वायर जोड़ के, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर ऐसी कौन सी संख्या के साथ जोड़े कि 25 का स्क्वायर बन जाए। हमें पता है 25 का स्क्वायर क्या होता है, कौन सा, 25 का स्क्वायर होता है आपका 625, ठीक है। 625 बनाना है। अभी 24 का स्क्वायर अगर आपको पता होगा तो वो क्या होता है, मैंने आपको पहली क्लास में ही सीरीज में जब आपको सिखाया था, तो वो क्या होता है 576, ठीक है। 24 का स्क्वायर ही होता है। इसमें हम कितना जोड़े, यहाँ पर कितना जोड़े कि क्या आ जाए 625 आ जाए। तो इसमें से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो 49 हमको मिलेगा, और 49 आपको पता है किसका होता है, 7 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, जिसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़कर 25 का स्क्वायर बन जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, ए। ये सीरीज का क्वेश्चन मैंने इसलिए यहाँ पर सॉल्व किया क्योंकि ऑलरेडी हम सीरीज के जो है वो कुछ क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है। उसको कंटिन्यू मैं जरूर करूंगी, मुझे टाइम मिलेगा उसके लिए, तो हम आगे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए, ठीक है। विषम चुनना है, जंतु विज्ञान, भौतिक, रसायन, ये तो विज्ञान है सभी, ठीक है। जबकि राजनीति विज्ञान जो है वो आपका आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स में हम पढ़ते हैं, ठीक है। ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स की तरफ ये ज्यादा लीनियंट है। दो संख्याओं का औसत जो है, औसत से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका मैं आंसर आपको बता देती हूँ, कौन सा। पहले का आंसर आपको 120 का आंसर क्या है, वैसे डी है, ठीक है। और 121 का आंसर है ए, दैट इज पी का जो है ब्रैकेट में 2q-1, ठीक है। ये है उम्र से रिलेटेड, आयु से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये आसान क्वेश्चन था। इसका है 40 यानी कि 40 वर्ष, बी, ठीक है। बी इसका आंसर है। लुप्त संख्या, अगेन एनालॉजी का क्वेश्चन है। सो ये भी मैंने थोड़ा बहुत जो है सीरीज के बेस पर हम इसे कर सकते हैं, आई थिंक। सो आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा यहाँ पर, जैसे ये 32 है और ये 129 है, ठीक है। बेसिकली ये थोड़ा बहुत आप देख रहे होंगे, 32 का 4 गुना अगर हम करें तो ये कितना बनता है 128 के आसपास। इसमें अगर एक जोड़ दे तो कितना बनेगा 129 बन रहा है। ऐसे ये बन रहा है, इसका 4 गुना करें तो। मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे जाना है, थोड़ा बहुत पहले आपको डिफरेंस मेथड से यहाँ पर जाना है। फिर अगर आप देखेंगे तो बताया था कि एकदम से अगर कोई संख्या छोटी या बड़ी हो रही है ना, तो ज़रूर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई हुआ है तो छोटी संख्या को आप थोड़ा बहुत इससे डिवाइड करके देख लीजिए, आपका कितना 4 पॉइंट कुछ आएगा, 4 पॉइंट कुछ आएगा। फिर उसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 32 गुना 4 करेंगे तो इसके आसपास आपको नजर आएगा कुछ 128। तो फिर +1 करके 129 ऑलरेडी आ रहा है। वैसे ही हमारा जो है अगला कौन सा, ये 27 को अगर हम देखें, एकदम से इसमें कुछ अंतर आ गया, या फिर इधर को भी देखें तो देखिए एक पहले बड़ा नंबर था फिर छोटा हो गया एकदम से, ठीक है। कुछ ना कुछ इसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड हुआ होगा। अब अगर इसको आप 27 से डिवाइड करते हैं तो 4 के आसपास कुछ आएगा, ठीक है। 4 के आसपास कुछ आएगा, सॉरी। अगर आप 27 गुना 4 करें तो आपका कितना आता है, 27 गुना 4 करके 108 आता है।
108 जो है 109 के बहुत करीब है। जैसे हमने इसमें +1 किया था ना 128 में, वैसे इसमें भी +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 109 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें रिलेशनशिप यहाँ से पता चल गया। अब इसका भी ऐसा कुछ करना है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अब इसका आपको कैसे पता चलेगा, हमने देखा था कि इसका 4 से अगर हम गुणा कर रहे थे तो ये नंबर हमारा बन रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका हम 4 से मल्टीप्लाई करें और ये आ जाए। ठीक है, 4 से हमें गुणा करनी है। अब हमें 4 और इसका ये पता है कि 4 से गुणा करनी है, तो एक बार इसको क्यों ना 4 से हम भाग करके देख लेते हैं, लमसम हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ मिलेगा। सो 289 को अगर हम 4 से जो है डिवाइड कर दें तो कितना आ रहा है हमारे पास, ये आप देखिए, इसको आप कर लीजिए। यह है 72.5 के आसपास आपका, सॉरी 25 के आसपास आपका आएगा। ठीक है, 72.25 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो है नीचे नंबर ना वो एग्जैक्टली जो है ये हमने इसको किया है। और अगर हम एग्जैक्टली 4 के गुणा करें ना 72 से, 72 गुणा 4 करें ना, तब कितना आता है, 288 आता है। ठीक है, इसके आसपास आपको लमसम पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे हम 4 से यहाँ कर रहे थे, यहाँ कर रहे थे, तो फिर +1 उसमें करना पड़ा था, तब 289 वहाँ पर आपका आंसर आ रहा था। तो कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। आपको अभी ये कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट हम सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको ये फिर आ जाएंगे। ठीक है, सो इसका आंसर हमारे पास क्या है, 72। क्योंकि अगर अब 72 गुणा क्या करें, जैसे इनके 4 से गुणा करे थे ना, 4 करेंगे, और ये 72 पर हम कैसे पहुंचे थे, जब हमने इसको 4 से डिवाइड किया था ना, तो 72.25 आ रहा था। सो तब हम 72 जैसे नंबर पे पहुंचे, और वो 25 इसलिए आ रहा था ना, क्योंकि इसमें एक हमने ऑलरेडी जोड़ना है। अगर ये 288 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 288 आएगा, उसमें अगर एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 289। ठीक है, ऐसा 4 लड़के A B C और D एक ही मैदान में खड़े हैं। ठीक है, सो ये भी आई थिंक ये है, ऑर्डर से भी हम इसको कर सकते हैं वैसे, लेकिन इसका आंसर मैं अभी के लिए बता देती हूँ आपको, हम इनको करेंगे कंटिन्यू। बी, ठीक है, 10 मीटर है इसका आंसर। 125 ये है आपका 11:40। ठीक है, 11:40 इसका है आपका 12। अगर हम 11:60 से इसको माइनस कर दें 11:40 को, तो कितना आ जाएगा, 0.20, यानी कि लगभग उसके हिसाब से हम 12:20 पर यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, मिरर इमेज दर्पण वाली उससे रिलेटेड है। एक घड़ी हर घंटे 10 मिनट पीछे हो जाती है। यदि घड़ी को रविवार सुबह 7 बजे सही समय पर सेट किया जाए, तो घड़ी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो ये इसका आंसर आ रहा है अगले बुधवार को सुबह 7 बजे, बी इसका आंसर है। और 127 इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर है केवल। इसमें ये आपको शायद वहां पर आसान लगा होगा, 5 और 6 को जो है परस्पर बदल देना था, तो इन दोनों को अगर हम चेंज करते ना, यहाँ पर जो है 6 रखना था, यहाँ पर 5 रखना था, फिर बॉड मास के थ्रू आप इसको सॉल्व कर देते। ठीक है, बॉड मास, और हिंदू में आपने जो हिंदी में आपने भागु जोग करके जो है वो ऐसे फॉर्मूला याद किया होगा, उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, उससे कर सकते हैं। इसका आंसर सेट करके जो है आई थिंक 33 आ रहा था, जो कि यहाँ पर पूरा नहीं हो पा रहा था, तो जब आप इनको इंटरचेंज कर देते ना तब 33 आ रहा था। सो आपका आंसर क्या है, केवल एक ही इसमें सही बैठ रहा था, जिसमें कि हमारा इनको इधर उधर करके भी 40 ही आ रहा था। 128 का है सी, दैट इज 4/3, यानी कि 4/3 इसका आंसर है। फिर है 129 का आपका बन रहा है बी। ठीक है, बी। 130 का है निम्नलिखित कथनों में से, अभी सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं इस तरीके का, इसका आंसर है बी, यानी कि निष्कर्ष 1 और 3 जो है दोनों का अनुसरण करते हैं। ठीक है, 131 इसका आंसर है आपका कितना, ये है डी। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो कुछ इस तरीके से दिखेंगे, ई बी, ठीक है, फिर आपका बन रहा है एफ, फिर ए बन रहा है, फिर सी बन रहा है, और फिर डी जब आपने इसको सॉल्व किया होगा। सो ई सबसे कम केजी का, फिर डी सबसे ज़्यादा केजी का, आपको दिखेगा 71 का। ठीक है, ये 65। ठीक है, और ए जो है वो कहीं 58 केजी का, जिसके बारे में यहाँ पे पूछा भी गया है आई थिंक। ठीक है, 58, और ये 54, एफ बी जो है 48, और ये 40, इस तरीके का कुछ बन रहा होगा। सो उसके हिसाब से जो हमारा आंसर सही बैठ रहा है वो है डी, एक और दूसरा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट इज 132 का जो आंसर है वो है सी, यानी कि 16 वर्ष, यहाँ पर 16 वर्ष। और जो नेक्स्ट जो सॉल्व किया है वो है 133 का है आपका, अगेन ये कोडिंग डिकोडिंग को लेकर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। इसका आंसर है कौन सा, 133 होना चाहिए यहाँ पर, ये है। ठीक है, आगे पीछे हो गया। दिए गए आरेख में जो है 133 का आपका आंसर है जो है 7, यानी कि बी 7, और 134 का है सी, दैट इज 12, यानी कि 12। ठीक है, ये भी अगेन सिंबॉलिक नोटेशंस का क्वेश्चन है। ठीक है, 135 का है ए, यानी कि वोग, VOG, और ये है जैसे उस शब्द का चुनिए जो सम्मान संबंध में है, अस्तबल बिल घोसला, इसका है मांद। ठीक है, डैन जिसको कहते हैं। और यदि जो 150 मीटर, ये रेलगाड़ी ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें आंसर ए 45% और घंटा, ये भी औसत चाल को लेकर क्वेश्चन है, इसमें 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ए इसका आंसर है 138 का। 139 का आंसर है 444, यानी कि डी।
140, 140 का आंसर है 87 यानी कि सी। और 141 का आंसर है आपका बी यानी कि 10। ठीक है, बी यानी कि 10। अब जो है हम पीछे जा रहे हैं किसमें, 142 वाले क्वेश्चन पे। इसका आंसर आई थिंक ये आया था A662, यानी कि इसका ए आंसर है, यानी कि 2662, सॉरी। ठीक है, 2662, 2662। और 143 का आंसर है 3। ठीक है, सी। 144 का आंसर है डी, जो कि 60 मीटर है। दी गई आकृति में जो है इसका आंसर है 145 का बी, जो कि 20 है। ठीक है, 20 है। अगेन जो इस आकृति में भी जो त्रिभुज है वो मुझे तो 19 सॉल्व करने पर 19 ही आ रहे थे, इसमें 19 तो ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, सो आप इसको देख लीजिए एक बार आंसर की में कितने आ रहे हैं आपके। अगर किसी के कन्फर्मली आ रहे हैं इनमें से कोई एक, और आपको कन्फर्म पता है तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिए, ताकि दूसरे जो बच्चे हैं उनको भी आंसर की का कुछ आइडिया आ जाए। ठीक है, सो 147 में जो है वो सी यानी कि 14वीं इसका आंसर है। और 148 इसका आंसर है सी यानी कि -20/3। 149 का आंसर है सी 40। और 150 का आंसर है सी 58। ठीक है, सो ये हमारे थे 150 क्वेश्चंस जो हमने अच्छी तरीके से देखे। रीजनिंग और जो पॉइंट का पार्ट है वो हम डिटेल में धीरे धीरे कर रहे हैं। नंबर सिस्टम आपको पीसीएस के लिए अच्छे से तैयार करना है। नंबर सिस्टम के 18 क्वेश्चन के लगभग पीसीएस में पिछली बार पूछे। ठीक है, सो 33% उसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आना है, उसमें आपका बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, बाकी अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब। और ये आंसर की जो एक्सपेक्टेड है इसमें हो सकता है कि कुछ आपके आंसर्स मैच नहीं कर रहे होंगे और कुछ आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद रॉन्ग हो सकते हैं। सो लेट्स सी कि कौन कौन से हिसाब से एग्जामिनर ने पेपर में सेट किया है क्वेश्चन। सो उस हिसाब से थोड़ा बहुत 1-2 आंसर्स ऐसे हैं जिनके लिए हम आंसर की का वेट कर सकते हैं। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।